ओके, बता दूँ इसको, कुछ पूछना नहीं ना इससे रिलेटेड? और एक और बात, कई सारे नियम मैंने बनाए हुए चलाने के लिए, क्योंकि अकेला चलाना पड़ता है तो मुझे कई सारे बैच को संभालना है। तो आप जान लो, ये आप लोगों का क्लास का ग्रुप है, ओके? इस ग्रुप में अगर इरेगुलर बंदे हैं तो मैं ग्रुप से एग्जिट करता हूँ विदाउट इरेगुलर। सभी ने आप बताया कि उसको रेगुलर से ठीक, ग्रुप में आप हो, आप क्लास में आए हो, कोई दिक्कत नहीं, आप हो, आप क्लास में, आप हो, आप क्लास में, आप भी ग्रुप में हो, मनीषा आप पांचों सब लोग आए आगे क्लास में, ओके? मैं ग्रुप में बना रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि किसी के साथ कोई इमरजेंसी नहीं हो सकता, कोई आ नहीं सकता, लेकिन प्रायर इन्फॉर्मेशन आप एडवांस दे दो ना, सर मेरा ये नहीं आया, तो मैं कंसीडर कर रहा हूँ, क्योंकि अटेंडेंस लूँगा ना, अटेंडेंस लूँगा और उसमें वहाँ मैं अगर मार्क दैट पर्सन है हाँ विथ रीजन, अगर इन्फॉर्मेशन दे देगा, अगर ए हो गया विदाउट इन्फॉर्मेशन आप गायब हो गए, 2-3 ए के बाद आई विल एग्जिट। कोई भी बंदा, उससे पहले आप एडमिन हो, उस बंदे को ही निकाल दो जो रेगुलर है। और जो रेगुलर है, क्योंकि मैं रेगुलर स्टूडेंट के साथ, जो रेगुलर है पूरे डिपार्टमेंट का, सारे सेमेस्टर, सारे BA BSc जितने भी हैं सबका एक रेगुलर ग्रांड ग्रुप है व्हाट्सएप पर, उसमें सारे रेगुलर क्लास करने वाले बेस्ट। आप इसमें से अगर रेगुलर रहोगे, अभी तक आप लोगों को इस ग्रुप में नहीं डालें, यू विल बी इंक्लूडेड इन दिस ग्रुप। सुन लो ये बात, इस ग्रुप में रहने वाले बच्चे सारे रेगुलर हैं, उनका मार्क्स अच्छा रहेगा, अटेंडेंस रेगुलर है, क्लास रिकॉर्ड ठीक रहेगा, असाइनमेंट में भी हेल्प करूँगा, इवन कॉपी चेक जब इंटरनल होगा तो इम्पैक्ट पड़ेगा। जो इरेगुलर नहीं है, बरसाती में झट है, कभी कभी आते हैं, कुछ होते हैं एग्जाम फॉर्म भरने के समय दिखते हैं, तो उनको भी हम वैसे ही करेंगे, ओके? तो अब बताओ क्या पूछ रहे हो? सर एक्चुअली हम बाहर जा रहे हैं उनका ट्रीटमेंट के लिए, जोर से बोलो। मम्मी के ट्रीटमेंट के लिए करने में बाहर जा रहे हैं, सर अगस्त से फर्स्ट मीटिंग करते हैं आज यहीं से। नो प्रॉब्लम, आपके पास रीजन है, आपने इन्फॉर्म कर दिया, दैट्स ऑल, यही तो हम चाहते हैं। अब आप अभी ये कि नहीं बता दें मेरे को कोई प्रॉब्लम, ऐसी गाल तो ये क्या कहलाता है, एक बात कहलाती नहीं, यू हैव इंसल्टेड मी डिस्पाइट द टेलिंग यू दैट दिस इज द रूल। अभी जान लो, गुड गुड, नो प्रॉब्लम, कंटिन्यू। जो भी क्लास जो रीजन अपसेट है, जो भी क्लास जैसे अभी भी जो है रिकॉर्ड हो रहा है, ये अपलोड होगा, आप आउट स्टेशन भी हो तो यू कैन व्यू इट, आपका नुकसान नहीं होगा, लेकिन मेरे अटेंडेंस में यू विल बी आर टिल दैट टाइम, जितने टाइम के लिए आपका इंफॉर्मेशन है कि आप आर, और अटेंडेंस विल बी काउंटेड लाइक दिस। इफ यू आर प्रेजेंट इन द क्लास, शुरुआत में ऑनलाइन क्लास का बता रहा हूँ, इसमें तो वो नियम नहीं लागू होगा, थोड़ा सा होगा। ऑनलाइन क्लास में क्या होता है, लोग बच्चे आते हैं, अटेंडेंस बन गया, कितने लोग, 2-3, पूरा बैच नहीं, सब पढ़ने वाले 2-3 लोग गायब हो गए, अटेंडेंस बना के चला गया होगा। मेरा 2 घंटा का सेशन चलता है, मैं थोड़े पढ़ाते रहता हूँ, तो मैं लास्ट ध्यान रखता नहीं कौन आया कौन गया, इतना ध्यान रखते तो पढ़ाने का क्या ध्यान रखता है। देन आई टेक द अटेंडेंस एट द लास्ट में, और स्टार्ट में जो 3 हो गया, उसके बाद जब लास्ट करना रहता है क्लास में, तो मैं बोलता नहीं हूँ कि लास्ट होने वाला है, तुरंत रूम को लॉक करता हूँ ताकि अब कोई एंट्री ना, तो इस तरह दिमाग लगा लास्ट में घुस जाएंगे, पहले घुस जाएंगे। अब जब हमको क्लास एंड करना है 5 मिनट में, हम आई लॉक द रूम, उसके बाद जब क्लास एंड हो गया देन आई टेक द अटेंडेंस। जो पहला मिल गया, लास्ट में मिल गया, वो गोल्ड मार्क कर देता हूँ, यानी फुल अटेंडेंस। जो दोनों में से एक बार मिला, यानी लेट वाले, यानी जो शुरू में लेट घुसे क्लास में या बीच में भाग गए, उनको एक अटेंडेंस जो है वो सिंगल। आर जो है रीजन, आप आर रहेंगे, विदाउट रीजन अपसेट। अब कैसे काउंट करते हैं, दिस विल बी काउंटेड एज 2, दिस विल बी काउंटेड एज 1, दिस विल बी काउंटेड एज 0, दिस विल बी काउंटेड एज 10। एक्चुअली इसका कैलकुलेशन ये करते हैं कि ये आर, मान लो 10 क्लास लिए हैं, एक बच्चा 10 क्लास और एक स्टूडेंट जो है 10 क्लास लिए हैं,
कोई स्टूडेंट विद सपोज इन योर केस और 2 क्लासेज यू आर विथ रीजन आउट, आपका टोटल अटेंडेंस में आउट ऑफ 8 कैलकुलेट होगा, ठीक है, डिनोमिनेटर में वो घट जाएगा, तो इसका इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा आपके अटेंडेंस, लेकिन इसका इम्पैक्ट पड़ेगा। अगर 8 10 में 8 रहा और 2 ए हो गया तो ये हो जाएगा 8/10 80%, और अगर 10 में 2 आर है, ठीक है, तो कितना हो गया 100% अटेंडेंस 8/8 अगर आर के साथ, तो ये भी समझ लो। ऐसे ही ऑनलाइन का भी चलेगा, और ऑफलाइन का जो ऑफलाइन में शुरू से लास्ट तक बैठे रहो, कोई ऐसा तो नहीं है कि क्लास लेते समय भाग गया, ऐसा नहीं है। और या कोई लेट आता है, लेट भले आते हो जैसे आता है, उसको भी मान लेते हैं पूरा फुल, ये पूरा बोर्ड हो जाएगा ऑफलाइन। इतना समझ गए? तो जल्दी भी सिलेबस स्टार्ट करेंगे, आप सिलेबस स्टार्ट करें। क्या है? ठीक, आज भी नहीं पढ़ना है क्या? आज तो आ गए हो, आज पढ़ना है या आज भी कहीं जाना है जल्दी? 5 स्टूडेंट नहीं मिला, क्लास कैंसिल हो जाएगी। जो आपको टाइम दिया हुआ हो तो किसी और को दे दूंगा। हाँ, सबका अपना प्रॉब्लम, मेरा भी प्रॉब्लम है, क्या करें? कल तो अभी बोलो, कल का क्लास अभी कैंसिल करना है, हम अभी फ्री हो गए ना, फिर कल हम कल के लिए बता रहा हूँ, कल नहीं आओगे ना आप लोग, आप नहीं आओगे, आप नहीं आओगे, आप क्या आएंगे, मतलब आप अकेले पढ़ाइएगा, पूरे 5 से कम में नहीं पढ़ा, तो फिर हम तो जानते भी नहीं किसी को जो कांटेक्ट कर 5 से कम पाएंगे। में। आपके क्लास में 24-25 बच्चे, 5 भी नहीं आ रहा, कोई लाना था, कोई नहीं, ठीक है। बाद में लास्ट टाइम रस होगा आप लोगों को, उस समय मैं किसी दूसरे के साथ इंगेज रहूँगा बैच में, उसका छोड़ के आप मैं तो आऊँगा नहीं, पहले भी टाइम दिया। ओके, तो ये आप लोगों को मैनेज करना है, आप लोग अपना क्लास का अपना भी पर्सनल रूट बना लो और उसमें तय कर लो, सर को ये नहीं होना चाहिए, आपस में उस हिसाब से चलो। सिलेबस निकालो, क्या है CC1 में, CC1 क्या है? फंक्शनल बायोलॉजी ऑफ इनवर्टिब्रेट्स एंड क्वाड्रेट्स क्या है? फंक्शनल बायोलॉजी ऑफ इनवर्टिब्रेट्स एंड क्वाड्रेट्स। CC1 फंक्शनल बायोलॉजी of what? Chordates. Chordates. Invertebrates. इनवर्टिब्रेट्स एंड कॉर्डेट्स दोनों है। उसके बाद का पॉइंट क्या है? ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सीलोम एंड इट्स सिग्निफिकेंस। फंक्शनल बायोलॉजी ऑफ कॉर्डेट्स एंड नॉन कॉर्डेट्स, इस पूरे यूनिट में आपको करना है। और पॉइंट इज क्या लिखा हुआ है? ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सीलोम, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ Phylum and significance. सीलोम एंड इट्स इन्फ्लुएंस, Its significance. its significance. Organization of सीलोम एंड इट्स सिग्निफिकेंस। अब दोनों चीज को समझिए आप। CC1 बेसिकली है क्या? फंक्शनल बायोलॉजी पढ़ना है आपको इन डिफरेंट फाइला। यहाँ पर ध्यान दीजिए, लिखने पर ध्यान मत दीजिए, लिखने का काम बोर्ड पर है, रिकॉर्ड हो रहा है, नोट भी मिल जाएगा, समझ लो। थोड़ा सा इसके बैकग्राउंड में जाना पड़ेगा, क्यों इसको आपको सीलोम का क्या इम्पोर्टेंस, सीलोम जानते हो क्या होता है? व्हाट इज सीलोम? सीलोम मीन्स पीजी में सीलोम का मतलब नहीं पता होगा, ये अन्याय है ना। तो मूवमेंट
बात के बारे में कुछ नहीं लेना चाहता। सिलोम क्या है? चलो कोई बात नहीं, इसमें है मैं बता रहा हूँ। सिलोम का मतलब होता है बॉडी कैविटी। ये मूवमेंट बता रहे हैं वो, चलो कोई नहीं, अभी आप समझो क्यों इसका इम्पोर्टेंस है। सबसे पहले किंगडम एनिमेलिया मल्टी सेलुलर है, ये तो जानते हो, इसमें कोई दो राय नहीं है आप लोग के दिमाग में, मल्टी सेलुलर है पक्का। तो इस बहुत तरह के एनिमल्स हैं, वैरायटी ऑफ एनिमल्स आर देयर। तो क्या जरूरत पड़ी? इनको फाइलम में डिवाइड करने, इनको कैटेगराइज करने, अलग अलग कैटेगरी में बांटने, और फिर एक ब्रॉड कैटेगरी को फिर छोटे छोटे कैटेगरी, फिर सब कैटेगरी, सब कैटेगरी, इस तरह से उनको डिवाइड करने की, क्लासीफाई करने की आवश्यकता थी। तभी इसको समझ पाएंगे, क्योंकि क्या है एनिमल में देयर आर सम कॉमन जनरल कैरेक्टर्स और फीचर्स बिटवीन द एनिमल्स बिलोंगिंग टू ए पर्टिकुलर ग्रुप। ठीक है, पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ एनिमल्स में कुछ कुछ जनरल फीचर्स, कॉमन फीचर्स हैं। उस जनरल फीचर और कॉमन फीचर के आधार पर फाइलम को, किंगडम एनिमेलिया को किंगडम एनिमेलिया को डिफरेंट फाइलम में डिवाइड किया गया। फाइलम को फिर सब फाइलम, क्लास, सुपर क्लास, इस तरह से टिल क्लास तक जो भी डिवीजन है, देयर आर बेसिक 6 to 7 criteria according to that they are divided, they are classified। अब आपको आप बताइए कौन कौन सा है, इधर बता सकता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल याद रखिएगा, ठीक है। PSD पब्लिक या PDS का ज़्यादा आसान है, PDS SLC स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। P stands for presence of notochord, presence or absence of notochord। सुने हैं नाम नोटोकॉर्ड का, जानते हो? तो फिर सिलोम नहीं जानते हो तो फिर हम नोटोकॉर्ड आप लोग जानते हो कि नहीं जानते हो? हमको डाउट, सिलोम भी नहीं जानते आप लोग, नोटोकॉर्ड जानते हो? D stands for डिप्लोब्लास्टिक और ट्रिप्लोब्लास्टिक बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। इधर डिप्लोब्लास्ट पूरा नहीं लिखा है, इधर डिप्लोब्लास्टिक और ट्रिप्लोब्लास्टिक बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। S stands for सिमेट्री। डिप्लोब्लास्टिक, इधर डिप्लोब्लास्टिक बॉडी ऑर्गेनाइजेशन और ट्रिप्लोब्लास्टिक। क्या होता है डिप्लोब्लास्टिक का मतलब? बॉडी जो है आफ्टर द फॉर्मेशन, ड्यूरिंग द डेवलपमेंट ऑफ द एम्ब्रियो, बॉडी हैज इमर्ज फ्रॉम ओनली फ्यू लेयर्स। पूरा बॉडी के एक्टोडर्म और एंडोडर्म, मेसोडर्म नहीं इसमें डेवलप। ट्रिप्लोब्लास्टिक में मेसोडर्म, ओके। तो जब ट्रिप्लोब्लास्टिक हुआ तब सिलोमेट आया। ट्रिप्लोब्लास्टिक में नहीं, सिमेट्री, रेडियल सिमेट्री और बायलैटरल सिमेट्री। फिर देन अगेन एस, इससे है सेगमेंटेशन ऑफ द बॉडी, and this stands for level of organization। C stands for silome, silome development। 6 क्राइटेरिया में हम पूरे एनिमल किंगडम के फाइलास को डिवाइड कर सकते हैं। इस 6 क्राइटेरिया के ध्यान में रखें। करें डिवाइड, याद है आप लोगों को कुछ? कैन यू हेल्प मी? डिवाइड करें। उसके बाद सिलोम पर आएंगे, तब आदमी इसका बेसिक नहीं पता आपको। सिलोम किंगडम एनिमेलिया को मल्टी सेलुलर है, दिस मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म
can be divided into groups. कौन सा टू ये तो बता सकते हो? कहाँ से आए हो तुम? कौन सा जूलॉजी कोर्स किए हो? पाकिस्तान का? तब एनिमलिया को डिवाइड करो ना दो ग्रुप में, नॉन कोडेड कोडेड नहीं पता है यार, पीजीआर में आ गया नॉन कोडेड कोडेड नहीं पता है लोगों को, है? नॉन कोडेड एंड कोडेड। कौन सा करेक्टर हम यूज किए इसमें? पूरे एनिमल किंगडम को दो भाग में विभाजित करें ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ नोटोकॉर्ड। अब यहाँ पर एक कैच है, क्या कैच है कि नोटोकॉर्ड के अलावा भी एक और कैरेक्टरिस्टिक है, प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ वर्टिब्रल कॉलम। सुना वर्टिब्रल कॉलम का नाम है आप लोगों के पास? नोटोकॉर्ड है क्या? नोटोकॉर्ड है, आप भी तो कोडेड हो, नोटोकॉर्ड है? नहीं सर, नोटोकॉर्ड नहीं। श्योर नहीं है तुम? श्योर? नोटोकॉर्ड नहीं है सर। नोटोकॉर्ड नहीं है? इतना भी बेसिक नोटोकॉर्ड है, अभी नहीं है, कभी था। ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक स्टेज ऑफ द डेवलपमेंट नोटोकॉर्ड हैज अपीयर्ड, बट later on notochord is replaced by the vertebral column, vertebrae से replace हो गया। notochord भी supportive था structure, correct? It was an endoskeletal structure, supportive structure। अब कोडेट्स में क्योंकि अभी बताया vertebral column की वजह से ये फाइलम में डिवाइड हुआ। एक्चुअली इनको आप कह सकते हो नॉन कोऑर्डिनेट्स भी जो है इसको हम फर्दर फाइलम में डिवाइड करेंगे, ओके? लेकिन कोऑर्डिनेट्स में बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ वर्टिब्रल कॉलम देयर आर 3 सब फाइलम्स। क्या क्या नाम है? हेमिकोडेटा, यूरो क्या लिख रहा है? हेमी यूरो ठीक, और वर्टिब्रेटा तो छोटी है ना, और छोटा सिफेलो एंड यूरो एंड वर्टिब्रेट्स, 4 सब फाइलम हो गए कोडेटा में। यहाँ पर डिवीजन ऑफ क्या था? बेसिस क्या था? प्रेजेंस ऑफ वर्टिब्रल कॉलम। इन तीनों के पास नहीं है और इनके पास है, ठीक है? अब इन तीनों के पास नहीं है तो इनको किस क्राइटेरिया पर डिवाइड किया गया? इनमें से और भी चुन लिया गया, ओके? उस पर आगे बात। तो वर्टिब्रेट्स हो गए और नॉन वर्टिब्रेट्स हो गए ऑन द बेसिस ऑफ द प्रेजेंस ऑफ वर्टिब्रल कॉलम। पूरा एनिमल किंगडम को आप डिवाइड कर सकते हैं वर्टिब्रेटा एंड इनवर्टिब्रेटा। तो नॉन कोऑर्डिनेट्स तो सारे के सारे नॉन कोऑर्डिनेट्स हो गए आपके इनवर्टिब्रेट्स, कोई डाउट नहीं है? इनवर्टिब्रेट्स क्या सारे के सारे कोऑर्डिनेट्स वर्टिब्रेट्स हुए? नहीं, ये 3 जो है दे आर कॉल्ड एज इनवर्टिब्रेट कोऑर्डिनेट। ये 3 और ये क्या हो गया? सीधा वर्टिब्रेट कोऑर्डिनेट लिखने की जरूरत नहीं, वर्टिब्रेट लेकिन इनवर्टिब्रेट में कोऑर्डिनेट नॉन कोऑर्डिनेट लिखने की जरूरत पड़ेगा क्योंकि ये तीनों अलग है। क्या हुआ? यू आर लॉस्ट।
अभी इस पर हम आएंगे, तो ये बड़ा ये नहीं है ना, तो इसमें आप देखो यूनिफॉर्म डेटा में इस पर हम आएंगे बाद में फिर क्लास में। पहले इस 6 के बेसिस पर कैसे अलग किए वो देखिए। बेसिकली अब हम इस पोर्शन को एनलार्ज करें, नॉन कोडेड्स। Non-codeds can be divided into 3 groups based upon the level of organization. Level of organization means क्या? There are 3 levels of organization of body. Number 1, cellular level. Number 2, tissue level. Organ और organ system. Organ system, operating system है OS. Organ system level of organization. Invertebrates को इस क्राइटेरिया में डिवाइड करेंगे। सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बता सकते हैं कौन है? इसमें बॉडी जो है सेलुलर लेवल पूरी फेरा। सेलुलर लेवल, टिश्यू लेवल और आपका हो गया ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम। सेलुलर लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन में किसी और फाइलम का है, किसी पोलिफेरा का है। सॉरी, ओनली पोलिफेरा। पोलिफेरा में क्या था ये तो बता दो। टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन organ level of organization, organ system level of organization, बाकी जितने बच गए सब। कौन कौन बच गया? बाकी कितने बच गए? पोरिफेरा, निरेडिया, प्लैटीहेलमिन्थेस, निमेटोडा, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, सॉरी पोरिफेरा आपका ये हो गया निरेडिया, प्लैटीहेलमिन्थेस, निमेटोडा, एस्कीहेलमिन्थेस, आर्थ्रोपोडा, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का एंड इकिनोडर्म। इसको याद रखोगे पीसीपीएम आमी। इस सब में यहाँ से आपका इस पीसीपीएम, इसके बाद बॉडी ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, प्लैटीहेलमिन्थेस ऑनवर्ड्स। और डेटा में भी सब है बॉडी लेवल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गन लेवल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ पर बॉडी ऑर्गेनाइजेशन को डेटा में सब में है, यहाँ पर ना सेलुलर लेवल है ना टिश्यू लेवल है, सब में। अब ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में यहाँ पर ये सारे हो गए नाम जटेगा नहीं सब लिखने के लिए। तो अब इसको कैसे डिवाइड करेंगे? ये अभी एक ग्रुप में आ गया, ठीक। इसको डिवाइड करने के लिए हम तीसरा क्राइटेरिया लगाएंगे, रेडियल सिमेट्री। यहाँ से खाली सिमेट्री भी जैसे जैसे एनिमल एडवांस होते जाता है उसमें सिमेट्री, हाँ
बायलैटरल सिमेट्री एडवांस फॉर्म है, रेडियल जो है सिंपलर फॉर्म है। तो रेडियल सिमेट्री और एसिमेट्रिकल उससे भी ज़्यादा सिंपलर फॉर्म है। तो एसिमेट्रिकल पोरीफेरा इज एसिमेट्रिकल। ओके, उसके बाद क्या है? निडेरिया। निडेरिया इज रेडियल सिमेट्री। उसके बाद क्या है? प्लेटीहेलमिन्थिस इज अगेन हैविंग प्लेटीहेलमिन्थिस इज बायलैटरली सिमेट्रिकल। ओके, निमेटोडा इज रेडियली सिमेट्रिकल। बाकी ये सब जो है बायलैटरल सिमेट्रिकल, सब बायलैटरल सिमेट्रिकल। तो अब अलग हो गया, रेडियल सिमेट्री वाले अलग, बायलैटरल सिमेट्री वाले अलग। लेकिन बायोसिमेट्री वाले में बहुत सारे आ गए आपके एनेलिडा, एस्केलेंथिस, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, एलेक्ट्रोडर्मेटा। ये आप इसको बांटना है। इसको बांटने के लिए फिर हम लगाएंगे ये सिमेट्री, ये सिलोम। अब देखिए सिलोम 3 तरह का होता है। सिलोमेट बॉडी 3 तरह के होते हैं, 3 तरह के होते हैं। ये सिलोमेट, सूडोसिलोमेट एंड ट्रू सिलोमेट। ठीक है, अब इसमें देखिए कौन है एसिलोमेट, अब कौन है सूडोसिलोमेट और कौन है ट्रू सिलोमेट। पॉलीफेरा के पास तो सवाल ही नहीं है सिलोम होने का, क्योंकि सेलुलर लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है। बॉडी के अंदर जो कैविटी है वो बॉडी के बाहर है, बॉडी उसका जो वाल है वो है। तो पॉलीफेरा में कोई कैविटी नहीं, सिलोम की नहीं, वहाँ सिलोम का सवाल ही नहीं। फिर आपका था कौन? निडेरिया। निडेरिया में भी सिलोम का सवाल नहीं। फिर है आपका प्लेटीहेलमिन्थिस, निमेटोडा, एस्केलेंथिस, ये सब एसिलोमेट है। प्लेटीहेलमिन्थिस, क्योंकि सिलोम का सवाल तब खड़ा होगा जब ट्रिप्लोब्लास्टिक तीनों लेयर ऑर्गेनाइज हो। तो सिलोम का प्रॉपर्टी डेफिनेशन क्या है? सिलोम इज द बॉडी कैविटी लाइंड बाय मेसोडर्म। तो मेसोडर्म ही नहीं है तो सिलोम कहाँ से? मेसोडर्म जब अपीयर हुआ, ट्रिप्लोब्लास्टिक ओरिजिन हुआ, तब सिलोम है। अब आप इसमें हो गया आपका ये है आपके, इसीलिए एसिलोमेट। इनको एसिलोमेट नहीं कह सकते एसिलोमेट तब है, एसिलोमेट तब है जब डिप्लोब्लास्टिक हो गया। तो ऐसा बॉडी कैविटी है जो कि मेसोडर्म से लाइंड नहीं है, तो एसिलोमेट या एसिलोमेट्स। प्लेटीहेलमिन्थिस, निडेरिया। और एस्केलेंथिस जो है वो सूडोसिलोमेट है। सूडोसिलोमेट और सिलोमेट जो है वो आपके ट्रू सिलोम्स, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इक्विनोडर्मेटा, ऑनवर्ड्स, फिर कोर्डेटा में सब। कोर्डेटा हो गया। इक्विनोडर्मेटा में सिर्फ ध्यान रखना है, एक्सेप्शन है कि इसमें डिफरेंट क्लासेस, इसका डेवलपमेंटल स्टेजेस जो है वो रेडियल सिमेट्रिकल भी होते हैं। जैसे इक्विनोडर्मेटा इज आफ्टर द डेवलपमेंट, एडल्ट इज बायलैटरल सिमेट्री। लार्वल स्टेज पर या डिफरेंट डेवलपमेंट स्टेज पर रेडियल बताया ना, रेडियल बायलैटरल इधर लिखे हुए हैं। इक्विनोडर्मेटा का इक्विनोडर्मेटा का आपको सिमेट्री लिखना होगा, तो आप लिखोगे पहले बायलैटरल, उसके बाद लिखोगे कि रेडियल एट सम ऑफ द डेवलपमेंटल स्टेजेस इन सम ऑफ द क्लास ऑफ द इक्विनोडर्मेटा। तब सही, यहाँ तक समझे आप? अब देख लिए सिलोम का डेवलपमेंट, इसमें देखेंगे हम लोग। अब इसको कैसे काटेंगे, फिर अलग अलग करेंगे, आर्थ्रोपोडा और इन लोगों को, इक्विनोडर्मेटा इन लोगों को। और भी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जैसे सेगमेंट सब सुन लीजिए, तो ये फिर डेवलप हो जाएगा। आर्थ्रोपोडा, मोलस्का अलग हो जाएगा। फिर और क्या रहेगा? डिप्लोब्लास्ट सब हो गया। और बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं, जैसे आप लार्वल स्टेजेस, डेवलपमेंटल लार्वल स्टेजेस, इक्विनोडर्मेटा अलग हो जाएगा, आर्थ्रोपोडा अलग हो जाएगा। और भी कैरेक्टर्स हैं, उसके आधार पर इतना आप समझ गए। लीजिए
ये हो गया आपके नॉन कोऑर्डिनेट्स। क्या दें? लेकिन अब आपका कोऑर्डिनेट जो बच गया, ये जो कोऑर्डिनेट्स है, इस सब ये जो क्राइटेरिया बताया, इसकी वजह से सिर्फ कोऑर्डिनेट फाइलम अलग हुआ। कोऑर्डिनेटा का फिर फाइलम का डिफरेंट रूट्स अभी तक अलग नहीं हुआ। कोऑर्डिनेटा को फिर और तोड़ना है, ठीक है। तो अभी तक कोऑर्डिनेटा में ये सारे कैरेक्टर मौजूद है, यानी ये ट्रिग्नोक्लास्टिक भी है, ओके, नोटोकॉर्ड भी है, इसमें सिमेट्री बायलेटरल है, ओके, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो हाईएस्ट वाला ऑर्गन सिस्टम वाला है इसमें, ओके, और सीरोम में भी है, ट्रू सीरोम में भी। तो अब इसके लिए कुछ और क्राइटेरिया लगाना पड़ेगा अलग करने के लिए। तो क्या बोल रहे क्या टाइम हो? 12:30 तो 11:30 बजे आए, लेकिन हाँ 1 घंटा ही ये इतना ख़त्म कर लो, ठीक है, फिर चल जाए। हेमिकोडेटा पढ़े हो आप लोग? मुस्कुरा रहे हैं, मतलब कि पढ़ी है लेकिन पता नहीं। छोटे तो जो चीज़ आप पढ़े हो वो पता नहीं, कितना बड़ा लॉस है, डिजिटल लॉस। आपका टाइम जो उसमें दिए हुए थे वो आपका क्या कोई नहीं, सब रिवाइज भी करते हैं। जूलॉजी के स्कूल से जूलॉजी का बेसिक, तो कोई बात नहीं, यू कैन गेन इट अगेन। हेमिकोडेटा में गैलेनोप्लोसिस का नाम सुने हो? नहीं सुने? ये मत करना, नहीं सुना गैलेनोप्लोसिस हेमिकोडेटा। और इसको डिवाइड करते हैं एंटेरोक्लिस्टा एंड टेरिब्रैंकिया क्लास। एंटेरोक्लिस्टा एंड टेरिब्रैंकिया, एंटेरोक्लिस्टा हो गया गैलेनोप्लोसिस एंड टेरिब्रैंकिया हो गया साइक्लोडिस्कस। छोड़ो एग्जाम्पल, अभी छोड़ो, एक कॉमन एग्जाम्पल गैलेनोप्लोसिस बता दिए। सिफेलोकोडेटा में देयर आर 3 क्लासेस, एसीडीसी, थैलेसी एंड लार्वेसी, अर्डमिनिया, पायरोसोमा एंड आइडियोफोरा। यूरोकोडेटा सिंगल क्लास, साइक्लोस्टोमा, ब्रैंकियोस्टोमाटा। साइक्लोस्टोमाटा वो एग्नाथा का क्लास। ब्रैंकियोस्टोमाटा यूरोकोडेटा हो गया। एग्जाम्पल इज लैम्प्रेन हेडफिशेस, पढ़े हो लेकिन पता नहीं। वर्टिब्रेटा, अब आइए, ये तीनों जो छोटा वाला था इसको डिवाइड कर दिया, एंटेरोक्लिस्टा, टेरिब्रैंकिया, सिफेलोकोडेटा का था आपका 3 क्लास था ना, एसीडीसी, एसीडीसी याद रखो, थैलेसी, थैला और लार्वेसी, एसीडीसी, थैलेसी, लार्वेसी। और यूरोकोडेटा में सिर्फ ब्रैंकियोस्टोमाटा, उसको कॉमनली लैंसिलेट्स भी बोलते हैं। और वर्टिब्रेटा में अब फिर इसको तोड़ना पड़ेगा, वर्टिब्रेटा बहुत बड़ा है, इसको तोड़ना पड़ेगा, तोड़ा इसको, यहीं से तोड़, छोटा है ज़्यादा छोटा भी है। वर्टिब्रेटा भी 2 तरह के, एक जिनके पास जबड़ा है, एक जिनके पास नहीं। वर्टिब्रेटा क्या है? ये सब फाइलम लेवल पर चल रहा है, सब फाइलम लेवल। तो दिस सब फाइलम वर्टिब्रेटा इज डिवाइडेड फर्दर इनटू 2 branches on the basis of presence of jaw. First one, the animals bearing jaw, इनके पास जॉ है, और जो एनिमल इनके पास जॉ नहीं, इनके पास जबड़ा नहीं है, वो सिंपलर है, वो पहले अपीयर हुए। नाम क्या है? एग्नाथा। मतलब बहुत सारे एग्नाथा के अलग अलग स्पीशीज। और जिसके पास जबड़ा है वो क्या है? ग्रैंथोस्टोमाटा।
जबड़ाधारी है, से बिना जबड़ाधारी है। अब पहले इसको देख लेते हैं, छोटा ग्रुप है ये। उसके बाद ये बड़ा ग्रुप। जबड़ाधारी तो कितने तरह के हैं? बिना जबड़ा, पहला अभी बताया था, एक का नाम अभी बताया, साइक्लोस्टोमाटा। साइक्लोस्टोमाटा Ecphysis, ठीक, Ecphysis and lamprey belonging to this। लेकिन इवोल्यूशन बताना शॉर्ट में जान लो। इवोल्यूशन में क्या हुआ था, एक था पहले क्लियर हुए, और हर लीनिएज में इवोल्यूशन जब भी हुआ और वहाँ से जब ब्रांचिंग हुआ इन दैट लीनिएज, पहले जो है एक्सोस्केलेटन वाले एनिमल थे और बाद में वो डिसअपीयर हर लीनिएज, यानी जिनके बॉडी पर बोनी स्पिक्यूल्स थे, एक्सोस्केलेटन था, कवच था, उनके ऊपर प्लेट्स थे बॉडी के ऊपर, एंड दे वर लुकिंग लाइक फिश लाइक स्ट्रिंग बॉडी, बट उसके ऊपर प्लेट्स हैं बॉडी के ऊपर, बोनी स्पिक्यूल्स है, ठीक है। साइक्लोस्टोमाटा जो है वो एंडोस्केलेटन वाला लीनिएज है, और इसमें भी एंडोस्केलेटन एंड एक्सोस्केलेटन लीनिएज डिवाइड हुआ, इसमें भी एंडोस्केलेटन एक्सोस्केलेटन डिवाइड हुआ। अब फेट क्या हुआ उनका, एंडोस्केलेटन लीनिएज जो था वो ज़्यादा सक्सेसफुल, और एक्सोस्केलेटन लीनिएज जो था वो एक्सटिंक्ट हो गया। देखिए वाइट चप्पल दिखा दो जहाँ सारा दिमाग में हट रहा है। अभी बेटी कोई नया चीज़ नहीं बता रहे हैं, ये आप लोग कई बार पढ़े हो +2 से लेकर ग्रेजुएशन। अभी पीजी है तो आप लोग को ये सब दिमाग में होना चाहिए। कोई भी एनिमल हम कहीं से बोलेंगे तो आप वो दिमाग में पिक्चर आ जाना चाहिए कि बात किसका कर रहे हैं। वहाँ पर फिर ये ना हो हमको बताने के लिए, मान लो कोई एग्जाम्पल आ गया, हम भी बोले टिलोस्टी में, पॉलीचिट लार्वा में, तो आपको तुरंत माइंड में आ जाना चाहिए कि हम किसका बात कर रहे हैं। हर बार ये नहीं समझाना पड़े कि ये एनिमल ये है ये ओके। और ये अगर आप अपने डेली लाइफ पर अगर बियोलॉजी के स्टूडेंट को करना नहीं है, चल कोई भी जानवर देखें उसका तुरंत क्लासिफिकेशन दिमाग में सोचो क्या है। छिपकली दीवार पर देखिए क्लासिफिकेशन सोचो उसका, कहाँ से बिलोंग करता है, कहाँ से बिलोंग करता है छिपकली, क्या है कॉर्डेट है। अभी टेस्टिंग करते हैं, इतना पढ़ा रहे हैं, इसके आगे चलेंगे। छिपकली क्या है, कॉर्डेट है कि नॉन कॉर्डेट है? मिठाई खाने वाला एकदम जवाब हो गया। ये भी अगर जवाब दिया है कॉर्डेट छिपकली को, यस कॉर्डेट है। क्यों सोचने में टाइम लगा, नॉन कॉर्डेट कैसे होगा? मोबाइल देख रहे हो क्या? नहीं, कॉर्डेटा हो गया सबसे पहले। कॉर्डेटा में भी क्या है, वर्टिब्रेटा है। वर्टिब्रेटा में भी क्या हो गया, गनाथोस्टोमाटा है। गनाथोस्टोमाटा का कौन सा क्लास है? रेप्टिलिया क्लास है। रेप्टिलिया क्लास के बाद या रेप्टिलिया सुपर क्लास, ये क्लास मान लो। रेप्टिलिया क्लास के बाद क्या है, सब क्लासेस रेप्टिलिया के कौन से क्लास से बिलोंग करता है? रेप्टिलिया के क्लास में क्या क्या, एनेप्सिडा, सैनोपोसुरिया, स्थियोप्टेरिडिया, लेपिडोसोरिया, आर्कोसोरिया एंड सैनेप्सिडा। तो ये बिलोंग करता है छिपकली लेपिडोसोरिया, ठीक है। लेपिडोसोरिया में भी अब फिर आओगे उसका ऑर्डर में, ठीक है। स्क्वामेटा, नाजा, ओफिडिया जिसमें कि आपका सांप है, स्क्वामेटा जिसमें छिपकली है, ओके। ये आ जाएगा आपका स्क्वामेटा। तो इस तरह से कोई भी जान, कुत्ता देखे तुरंत दिमाग लगाया अच्छा वर्टिब्रेटा है, उसके बाद गनाथोस्टोमाटा, यहाँ तक तो चले कॉमन है, गनाथोस्टोमाटा है। उसके बाद मैमेलिया क्लास से बिलोंग करता है। मैमेलिया क्लास में भी आपका क्या है, मैमेलिया क्लास का डिवीजन प्रोटोथीरिया एंड थीरिया। प्रोटोथीरिया यानी एग लेइंग मैमल्स, और थीरिया जो एग ले नहीं करते हैं। और थीरिया फिर फर्दर डिवाइडेड इसमें एलोथीरिया, मेटाथीरिया एंड यूथीरिया। एलोथीरिया हो गया एक्सटिंक्ट, मेटाथीरिया हो गया मार्सुपियल्स,
एंड यूथेरिया हो गए प्लासेंटल मैमल्स। प्लासेंटल मैमल से यूथेरिया, अब यूथेरिया के बाद फिर उसका फर्दर ऑर्डर है 16-18 ऑर्डर है, तो कार्निवोरा ऑर्डर है। ओके, प्राइमेट्स भी इसी में है, कार्निवोरा। तो इस तरह से आप जो भी एनिमल देखोगे दिमाग में, तो इस तरह से प्रैक्टिस करोगे तो माइंड बढ़ने वाले ऐसे करते हैं। प्लांट देखते हैं, पत्ती देखते हैं, उसका फ्लावरिंग पैटर्न देखते हैं, उसका टेक्सोनॉमी लाइक दिस यू शो। ओके, आगे चलें। ग्रैंथोस्टोमाटा, हाँ हम क्या बता रहे थे, एक्सोस्केलेटन इंडोस्केलेटन लीनिएज। तो इससे आपको याद रहेगा एंडोस्केलेटन लीनिएज जो था वो साइक्लोस्टोमाटा आज भी है, बहुत ही पहले आ गया था जूलॉजिकल टाइम स्केल में ईयर हो गए थे। कब हुए थे? वर्टिब्रेटा कब आए थे? कैम्ब्रियन, ऑर्डोविशियन, डिसाइलोपियन, पढ़े हो ना पार्ट 3 में जूलॉजिकल टाइम स्केल, नहीं पढ़े हो? इसमें है देखो, ठीक है, शायद ऑर्डोविशियन के स्टार्ट में, ओके, दैट द स्टार्ट ऑफ द ऑर्डोविशियन पीरियड ये आ गया। उस समय से लेके अभी तक साइक्लोस्टोमाटा है, ठीक। क्या कुछ पूछना? अब इसमें पूछोगे एक्सोस्केलेटन वाला लिनिएज का क्या हुआ? तो एक एग्नाथा में 3 क्लास होते हैं। एक क्लास है साइक्लोस्टोमाटा, सेकेंड क्लास इज सिफेलस पिटिडोमॉर्फी, नाम याद रहेगा, सिफेलस पिटिडोमॉर्फी, एंड द थर्ड वन इज टेरास्पिडोमॉर्फी। सिफेलस पिटिडोमॉर्फी and the third one टेरास्पिडोमॉर्फी। इसमें सिफेलस पिटिडोमॉर्फी और टेरास्पिडोमॉर्फी ये दोनों एक्सोस्केलेटन वाले लिनिएज थे, एक्सटिंक्ट हो गए। जो ऊपर से कठोर थे गए काम से, जो मुलायम था वो बच गया। क्या क्या दिक्कत हुआ इनको? बॉटम में टकराता था, आपस में खट 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 ये सब फिशेस करते रहते थे। ओशियन का जो वाल है उससे खट खट टकराते रहा है, उसको डिसएडवांटेज था। भले एक्सोस्केलेटन था, कवच था, डिसएडवांटेज था। और ये शायद सेकेंड फर्स्ट या सेकेंड, क्योंकि 5 मास एक्सटिंक्शन इवेंट पता है इन दिस जियोलॉजिकल टाइम स्केल। 5 टाइम्स अर्थ जो है पूरी तरह से लाइफ से डिस्ट्रॉय हो गया, कैटास्ट्रोफी आ गया 5 बार। सेकेंड कैटास्ट्रोफी में ये चलेगा, ओके। और सबसे अभी जो लास्ट वाला जो कैटास्ट्रोफी आया है उसमें सबसे जो अभी रिसेंट कैटास्ट्रोफी जो आया था उसमें डायनासोर गया था 65 मिलियन ईयर्स अगो। तो ये चलेगा, ये एक्सटिंक्ट हो गया, ये चले गया, साइक्लोस्टोमाटा बचा। अग्नाथा समझ गया? अब देखिए इसको मिटा, अग्नाथा तो समझ ही गया, अब इसको हम पूरा फैलाएंगे। ग्रैंथोस्टोमाटा, इसमें भी एक्सोस्केलेटन लिनिएज एंड एंडोस्केलेटन लिनिएज, दो तरफ गया रास्ता लिनिएज। तो एक्सोस्केलेटन वाला जो लिनिएज है वो फिर अगेन बिकेम एक्सटिंक्ट। इसमें 2 क्लास है, एक का नाम है अकैंथोरी एंड प्लैकोडर्मी। बोथ आर एक्सटिंक्ट, इसीलिए आप लोग इसका नाम नहीं सुने। ग्रैंथोस्टोमाटा सुने तो इसका नाम अकैंथोरी प्लैकोडर्मी नहीं सुने, एक्सटिंक्ट हो गया। और उसका सिफेलस पिटिडोमॉर्फी और टेरास्पिडोमॉर्फी उसका भी नहीं सुने होगा नाम, ये सुने हो अग्नाथा का? चलो कोई बात नहीं सुने हो तो आज सुन लिए और याद रखो। ग्रैंथोस्टोमाटा में फिर जो है लिविंग क्लास जो है एंडोस्केलेटन वाले वो कितने हो गए गिनते जाए 6। नंबर 3 कॉन्ड्रिस्थिस,
नंबर 4 ऑस्टिचथिस, नंबर 5 ये भी नहीं याद। फिर इसके बाद किसका नंबर? एम्फीबिया कौन भूल गए? दिमाग घर पर रख के आया हो, ये सब भूलो। एम्फीबिया, सिक्स्थ वन रेप्टिलिया, सेवंथ वन एव्स, एट्थ वन मैमेलिया, ये सब क्या है? सुपर क्लास ग्रैथोस्टोमाटा के क्लासेस। दीज टू सुपर क्लासेस वेयर द डिवीजन ऑफ सबफाइलम वर्टिब्रेटा। ये फाइलम है, ये सबफाइलम है, सुपर क्लास हो गया, these are the क्लासेस। इसमें 2 एक्सटिंक्ट, 6 बचे हुए। 6 को हम लोग अभी फिर डायसेक्शन करते हैं। कितना है इसमें डिवीजन? रेडी? इतना क्लियर है? तो हम इसको पूरा मिटा देंगे, ओके? और इस इतना रहने देते हैं, उसके बाद एक को खींच खींच के तोड़ देंगे। क्लास में रहे तो इंतजार में करेंगे। तो आपको आना ही नहीं चाहिए मेरे पास पूछने के लिए। अजीब है, हम क्लास जब ले रहे हैं तो वो इंतजार करेगा। वो VIP हम क्लास छोड़ के आए उसके पास, तो प्रिंसिपल आवे, फैकल्टी आवे तो बोले हम जाए क्लास छोड़ के लेकर। लड़का के लिए हम जाए, लड़की के लिए जाएंगे, लड़का के लिए जाएंगे। ठीक है? कॉन्ड्रिक्थिस को देखते हैं। कॉन्ड्रिक्थिस से क्या समझते हो? कौन है इसमें? कार्टिलेजिनस फिशेस, और ये बोनी फिशेस। कॉन्ड्रिक्थिस कार्टिलेजिनस। You can divide the cartilaginous fishes into 2. ये क्या था? सुपर क्लास था, 2 क्लासेस। One is elasmobranch, second one is holocephalus. Holocephalus इलास्मोब्रैंच की आपका शार्क हो गया, होलोसिफेली हो गया आपका ड्राइड फिश। शार्क है, ड्राइड फिश, कार्टिलेजिनस फिश हो गया, क्लास तक ऑर्डर हो गया। अब आओ इसमें बोनी फिश, ऑस्टिच फिश। ये थोड़ा सा आपको एक लेवल और ऊपर जाना पड़ेगा। बोनी फिशेज में देर आर 2 टाइप्स, एक फिन रे फिशेज, एक फ्लेस्को। फिन रे, इसका फिन का रे नुकीला है और लोब है फिन, इस तरह से लोब, और ये लोब होना बहुत जरूरी था। अगर ये लोब नहीं होता ऑस्टिच का, हम लोग भी बेसिकली ऑस्टिच ही, ह्यूमन बींग्स आर सब है ऑस्टिच से निकला है। ये सारे जो है ऑस्टिच से, ऑस्टिच का लीनिएज जो है डेवलप हुआ एम्फीबिया में, फिर देन रेप्टिलिया, फिर सो बेसिकली वी आर ऑस्टिच प्रेजेंट ऑन द लैंड, वी आर लैंड ऑस्टिच। ऑस्टिच में क्यों लोब का इम्पोर्टेंस है? क्योंकि जब तक फिन रे नुकीला था तब तक लिम्ब का डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा है, रुका हुआ था वो लिम्ब। जैसे ही लोब हो गया, फिन लोब हो गया, now the development or the appearance of bone started, और रेडियो अलना ये सब बना। अब लोब होने के बाद, जब तक नुकीला था नहीं बन रहा था, लोब होने के बाद बना, लोब हुआ, उसके बाद ऑस्टिच जो है टेरेस्ट्रियल लाइफ के लिए अडेप्ट होना शुरू हुए। जो अडेप्ट होना शुरू हुए वो दूसरे क्लास में है,
जो नहीं अडेप्ट हुए टेरेस्ट्रियल लाइफ के लिए, कम्प्लीटली मरीन ही रह गए, वो अलग क्लास है। तो फर्स्ट वन इज जो फिन रे वाला है क्लास, उसको बोलते हैं एक्टिनोप्टेरिक फिन। एक्टिनोप्टेरिक फिन। and sarcopterygium. sarcopterygium. ठीक है, रिकॉर्डिंग चल रहा था। ये फिन रे था, ये फ्लैश में राउंड। एक्टिनोप्टेरिगी जो थे वो 3 तरह के, कॉन्ड्रोस्टी, होलोस्टी एंड टीलियोस्टी। कॉन्ड्रोस्टी, होलोस्टी एंड टीलियोस्टी। सार्कोप्टेरिगी में 2 ऑर्डर, ये सुपर ऑर्डर है। इस एक्टिनोप्टेरिगी जो है आपका सब क्लास का, ये दोनों सुपर ऑर्डर है, कॉन्ड्रिस्टी, होलिस्टी एंड टीलियोस्टी। और सार्कोप्टेरिगी सब क्लास का ऑर्डर, नॉट द सुपर ऑर्डर है, देयर आर 2। ठीक है, एक का नाम है क्रोसोप्टेरिगी, एक का नाम है डिप्लोइड। सुने हो नाम? नहीं सुने हो नाम? क्या एंड सार्कोप्टेरिगी, सॉरी ये क्या है, सार्कोप्टेरिगी का है क्रोसोप्टेरिगी और डिप्लोइड। ठीक, क्रोसोप्टेरिगी जो थे यही जो है लैंड पर आए, इनके यानी हमारे एंसेस्टर्स जो है बिलोंग करते हैं क्रोसोप्टेरिगी। इसमें जो लातिमेरा और अभी लातिमेरा मिलता है, लेकिन उसके भी एंसेस्टर्स, उनमें लिम्ब डेवलपमेंट फॉसिल मिला है, इसका नाम एंसेस्टर था, उसमें लिम्ब थोड़ा सा डेवलप हुआ, तो नाम बहुत अच्छा नाम है उसका। तो एक क्रोसोप्टेरिगी और डिप्लोइड लंग फीसेस। लंग फीसेस का नाम है। अब देखिए, देखने में लग रहा है ये बाद में आया, ये पहले आया। यहाँ से देखने में कुछ नहीं लग रहा कौन पहले आया कौन बाद में आया। तो एक मिसकंसेप्शन है कि पहले लंग आया। ओके, लंग कब अपीयर हुआ? लंग जब डेवलप हुआ तभी टेरेस्ट्रियल लाइफ आया, उसका संभव हो पाया। लंग एंड लिम्ब बोथ, जब लिम्ब रहेगा तभी तो ज़मीन पर चलेगा, नहीं तो लिम्ब पानी में चलने के लिए तो फ्लिपर्स और फिन्स ही काफ़ी, लिम्ब की आवश्यकता नहीं। तो पहले ये सोचा जाता था बाय द जूलॉजिस्ट कि लंग जो है बाद में डेवलप हुआ। ओके, क्योंकि देखिए मेरी एक कैरेक्टरिस्टिक दोनों के बीच में अंतर है कार्टिलेजिनस फिशेज एंड बोनी फिशेज में, कि बोनी फिशेज हैव एयर ब्लैडर और कार्टिलेजिनस फिशेज के पास एयर ब्लैडर नहीं है। एयर ब्लैडर का क्या काम था? इट प्रोवाइड्स buoyancy to the animal। ओके, तो इसकी वजह से क्या फायदा एनिमल को होता था? स्विमिंग में नहीं, स्विमिंग तो दोनों करेगा, दोनों फिश करेगा। buoyancy की वजह से अगर
फिश रेस्ट करना चाहिए, नहीं सब डूबता नहीं। हाँ लाइव ब्लड वो फ्लोट करते रहेगा, जिसके पास एयर ब्लैडर है वो फ्लोट करेगा, और शार्क जो है वो सिंक करेगा, क्योंकि उसके पास एयर ब्लैडर नहीं है। शार्क जो है सिंक हो जाता है, इसीलिए उसको ऊपर रहने के लिए कंटिन्यूअसली तैरते रहना। तो एक धीरे धीरे इवोल्यूशन हुआ, आगे बढ़ा तो एक एयर ब्लैडर बना, लेकिन एयर ब्लैडर जो है वो सेकेंडरी एडेप्टेशन है। एयर ब्लैडर हाँ, प्राइमरी एडेप्टेशन लंग है। लंग लाइक स्ट्रक्चर डेवलप फर्स्ट, और वो एंसेस्टर में लंग अपीयर हुआ, और उस लंग से फिर एयर ब्लैडर बना, जो कि आज के मॉडर्न फिशेज में आप रोहू, कतला, लाबियो इस सब में देखते हैं। क्योंकि आज जो फिशेज हैं एयर ब्लैडर कोई बैलून रहेगा, हवा से भरा, वो पानी में डूबा नहीं, उसको कोई मेहनत ऐसे फ्लोट करेगा। इसलिए बॉडी में फिश के बॉडी स्ट्रीमलाइन बॉडी होता है, यहाँ पर एक बड़ा सा एयर ब्लैडर। तो अब वो जो है सो हाँ सिंक नहीं करता। तो सेकेंड अपीयरेंस ऑफ एयर ब्लैडर, यानी एयर ब्लैडर का एंसेस्टर कौन है? एयर ब्लैडर किस स्ट्रक्चर से डेवलप हुआ? लंग से। लंग कहाँ डेवलप हुआ आपका? डिप्लॉय में तो लंग था। इसके जो एंसेस्टर थे ये जहाँ से वो एक्सटिंक्ट हो गए, वो एंसेस्टर आज नहीं है। हर बार आप जहाँ से भी लीनिएज होगा ना, आप उसका बात को पकड़ के चलोगे तो बेटा है जो इसके पास जो कैरेक्टर था वही कैरेक्टर इसमें या तो सेकेंडरी एडेप्टेशन के रूप में, या जैसे लंग अपीयर हुआ, लंग जो है एयर ब्लैडर के रूप में डेवलप हो गया, एंड इन द सेकेंड लीनिएज लंग रिमेन एज इट इज। ठीक है, तो जिसमें लंग रिमेन एज इट इज तो डिप्लॉय हो गया, और इसमें भी फिर जो है अगेन सेकेंड क्लास बना। सॉरी, ये एयर ब्लैडर वाला चला गया लाइन, ये आज मॉडर्न फिशेज है, क्योंकि आज के मॉडर्न फिशेज भी जो है वो अपने टिप पर है, इवोल्यूशन के टिप पर। इन फिशेज की तुलना उस समय के ऐसे फिशेज से नहीं की जा सकती, वो भी टिप पर है, इवोल्यूशनरी टिप पर, और हम लोग भी टिप पर हैं, समझ रहे हैं? तो ये आपके लंग डिप्लॉय, तो लंग फिशेज ये मार्सी एरियाज थे जहाँ पर आज भी ये अफ्रीका वगैरह में मिलते हैं, वो सांस ले सकते हैं, समझ में आया? तो अब लिब आ गया किसमें? सार्कोप्टेरिडी में, सॉरी क्रोसोप्टेरिडी। तो आज के जो एनिमल से बिलोंग करते हैं उनके कैरेक्टर के आधार पर क्रोसोप्टेरिडी हम बना दिए, लेकिन इसके जो एंसेस्टर्स थे वो फिर डाइवर्ज हुए, और वो देन अब क्या आएगा? एम्फीबिया। इतना तक समझ गया? ऑस्टिस्टिस अब एम्फीबिया में आए, कोई दिक्कत? भारी है? एम्फीबिया का कहानी विचित्र है, मतलब थोड़ा सा ये है, एम्फीबिया के साथ थोड़ा ज्यादती हुआ ड्यूरिंग इवोल्यूशन। ठीक है, जब लैंड पर आया ये ओस्टिस्टिस, तो पहले ये एम्फीबिया तो अगर देयर आर 3 क्लासेस, एक का नाम है लेविडिंथ्रो डोंटिया, दूसरा है लेपो स्पॉन्डिली, थर्ड वन इज लिसम्फीबिया। आप लोग पार्ट 2 जब कर रहे थे कम से कम तो ये सब नाम तो सुने होंगे कभी। पार्ट 2 कैसे किए फिर? नाम भी नहीं सुने तो सुने नाम, वही बात। हाँ, तो छपा छपी की है ना सिर्फ, इसका मतलब नाम तो नहीं है दिमाग में। अगर नाम पढ़े हो तो दिमाग में, तो आपको ये
मान लिया उसके वो क्या है कि नहीं पता है, कोई बात नहीं जाना है, भूल गए, कम से कम सुना रहता नाम, नाम भी नहीं सुना। अब देखिए लेबिरिंथोस्पोंडिया एक्सटिंक्ट हो गया, लेपोस्पोंडली भी एक्सटिंक्ट हो गया, और लीस एम्फीबिया बचा हुआ है। जितने फ्रॉग, सेलामेंडर, एपोडा, हाँ ये सब जो है इससे लीस एम्फीबियंस है। और ये सब जो एम्फीबियन थे ये थर्ड या एंड फोर्थ मास एक्सटिंक्शन इवेंट को नहीं झेल पाए, चले गए। बड़े बड़े फ्रॉग्स थे, एक जो स्केलेटन था बॉडी पर। मास एक्सटिंक्शन से क्या हुआ? अब सोचोगे आप, दुख मत मनाओ, मास एक्सटिंक्शन हुआ। और मास एक्सटिंक्शन कहने का मतलब अर्थ पर उस समय सारे प्लांट स्पीसीज चले गए। प्लांट तो पहले टेरेस्ट्रियल था, टेरेस्ट्रियल तो बाद में आया। कब आया? साइलुरियन पीरियड में, ठीक है। साइलुरियन पीरियड में प्लांट जो है जमीन पर आया, इंसेक्ट भी आया साथ ही साथ, ठीक है। रेप्टाइल्स भी, फर्स्ट रेप्टाइल अपीयर हुआ साइलुरियन पीरियड में। तो आप सोचोगे इंसेक्टा तो बिलोंग करता है आर्थ्रोपोडा से, फाइलम से, वो साइलुरियन पीरियड में अपीयर हो रहा है, और रेप्टाइल भी साइलुरियन पीरियड में आ रहा है। तो अगर आप इवोल्यूशनरी टाइम स्केल से देखोगे, सेम टाइम पर दोनों क्लास अपीयर हो रहे हैं, बिलोंगिंग टू टू डिफरेंट थिंग्स। आर्थ्रोपोडा है और एक मेमिलिया, कितना अंतर है दोनों में। सेम टाइम पर डेवलप हुआ, तो आप कॉम्प्लेक्सिटी के हिसाब से ये मत सोचो कि दोनों सेम है। वो बिलोंग करता है आर्थ्रोपोडा से, वो आर्थ्रोपोडा का सबसे सक्सेसफुल क्लास है इंसेक्टा, ठीक है। उसमें कुछ कंडीशन ऐसा हुआ, बाद में अगर कहोगे तो डिटेल में बता देंगे, पढ़ा देंगे क्या कंडीशन उत्पन्न हुई जिससे इंसेक्टा आए। तो लैंड प्लांट्स भी आ गया, फ्लावरिंग प्लांट्स भी आया, इंसेक्टा पोलिनेट करेगा। और रेप्टिलिया भी जो है फर्स्ट टाइम अपीयर हुआ साइलुरियन में, यानी इसका जो एंसेस्टर था इससे रेप्टाइल्स डेवलप। ओके, अब देखिए रेप्टाइल्स, हमें रेप्टाइल्स के साथ भी जाति हुआ, इसके साथ जाति ने इसके साथ खेला हुआ। क्या क्या खेला? पहले आप मास एक्सटिंक्शन इवेंट पर, मास एक्सटिंक्शन इवेंट में, हर मास एक्सटिंक्शन इवेंट में लगभग किसी मास एक्सटिंक्शन इवेंट में मोर देन 80%, जैसे फोर्थ वाला जो था, फोर्थ मास एक्सटिंक्शन सबसे बड़ा मास एक्सटिंक्शन हुआ। इसमें पूरे अर्थ का 96% ऑफ द स्पीसीज, वेदर प्लांट्स और एनिमल्स, एनीथिंग वर लॉस्ट। 96%, सोचो कितना बायोडाइवर्सिटी था, 96% चला गया फोर्थ में। फिफ्थ में अराउंड 80% लॉस्ट। थर्ड में 85%, 50% इसी तरह लॉस्ट। तो रेप्टाइल जो है इसका मारा हुआ है। और मास एक्सटिंक्शन इवेंट जो है, आप ये लॉजिक सोचो, आज के डेट में आप लोग यू आर प्रेजेंट, दैट मीन्स यू हैव सर्वाइव्ड ऑल द 5 मास एक्सटिंक्शन इवेंट्स। अगर नहीं सर्वाइव किए होते 5 मास एक्सटिंक्शन इवेंट, आप आज होते यहाँ नहीं होते। लेकिन आप तो अभी ना जन्मे हो, उस समय थोड़े पीरियड में बने, आपके फादर्स के फादर्स के फादर्स के फादर्स के फादर जो थे, वो एंसेस्टर जो थे, वो सर्वाइव किए उस मास एक्सटिंक्शन। अगर वो नहीं सर्वाइव करते उस समय, आप नहीं होते। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अभी आप होमोसेपियंस हो, होमोसेपियंस ही हो ना, ठीक। तो होमोसेपियंस जो अपीयर हुआ 1 लाख साल पर, तो 1 लाख साल पहले आप क्या थे? होमो इरेक्टस। यानी 1 लाख साल में कितना फादर हो गया, बाप हो गया? अगर 20 साल का जनरेशन टाइम बनाओ तो कितना बाप हो गया? 1 लाख। तो पहले तो जनरेशन टाइम और कम होता था, अभी ना 40 साल में बाप बन रहा, पहले तो कम में हो जाता होगा। अभी कुछ साल से 550-100 साल से हो रहा है, लेकिन मिलियंस ऑफ ईयर में देखोगे तो आप उतना ही समझो। 1 लाख को 20 से आधा दे दो तो 10,000 डिवाइडेड बाई 2 5,000 हुआ फादर। 5,000 फादर्स बैक यू आर डिफरेंट। कहने का मतलब हुआ कि 5 मास एक्सटिंक्शन आप झेलिए, आपके एंसेस्टर, दैट इज व्हाई यू आर हियर। आपके एंसेस्टर इस समय कौन थे, इस समय कौन थे, इस समय कौन थे, तो बताऊँ मैं। अगर रेप्टिलिया जान लो, इतना समझ में आ गया। मैं मिलिया पर खत्म कर देंगे, डोंट गेट बोर्ड, ओके।
बोर तो नहीं होगा? बैक्टीरिया का क्लास हम आपको बता ही दिए, अभी थोड़ी देर पहले नाम गिना दिए थे। फॉर्मूला मैं भी याद रखता हूँ, फार्मूला क्या है ठीक है, मैं यूज़ करता हूँ, सबका दिमाग में फार्मूला है। इसका फार्मूला है ASI लास। एक ASI था, उसको लास मिली बैक्टीरिया के सब क्लासेस। ASI स्टैंड फॉर क्या? एनाप्सिडा। ठीक, S स्टैंड फॉर साइनेप्टोसूरिया। ध्यान रखिएगा, यहाँ सूर्या वर्ड है। इच्थियोटेरिडिया and L stands for लेपिडोसोरिया। यहाँ सोरिया सूर्या नहीं सोरिया। A stands for आर्कियोसोरिया। यहाँ भी सोरिया। S stands for साइनेप्सिडा। एग्जाम्पल भी बता रही है। एनाप्सिडा कछुआ हो गया आपका। साइनेप्टोसूरिया ये एक्सटिंक्ट है, ये भी एक्सटिंक्ट है। इसमें यूरेप्सिडा वाले हैं एनिमल। इथियोप्टेरिडिया ये भी पानी में रहने वाले रेप्टाइल्स के साथ। लेपिडोसोरिया में आपका हो गया ये स्नेक वगैरह, स्नेक, क्रोकोडाइल, ये सब, टॉर्टारास, लिजर्ड्स। आर्कियोसोरिया में हो गए आपके, आर्कियो नाम है, कौन सा है सोच के बताओ, इतना का नाम बताए कौन बच गया? घड़ियाल बचा, मगरमच्छ बचा, क्रोकोडाइल बचे, क्रोकोडाइल। और इसी लेपिडोसोरिया में आपके डायनासोर्स भी, नहीं सॉरी, डायनासोर देखना पड़ेगा, कंफर्म एंड आर्कियोसोरिया में क्रोकोडाइल। और साइनेप्सिड्स ये भी एक्सटिंक्ट हो गया। मैमल का एंसेस्टर कौन है? साइनेप्सिड्स। अब किस आधार पर इनको बांटा गया? स्कल टाइप्स, एनाप्सिड स्कल, पैराप्सिड स्कल, इराप्सिड स्कल, साइनेप्सिड स्कल। ओके, इस आधार पर इनको बांटा गया। इन्होंने दो बैक्टीरिया क्लास जो कि आया आपका सैलुडियम पीरियड और पासिफियर हुआ, ये वेर एबंडेंट इन सैलुडियम के बाद कार्बोनिफेरस में एबंडेंट डोमिनेंट हो गए। फिर पर्मियन आया और उसके बाद पर्मियन के बाद आपका कौन सा एरा स्टार्ट हुआ था? मीसोजोइक। मीसोजोइक में फिर ट्रायसिक, जुरासिक एंड क्रिटेशियस। क्रिटेशियस के बाद फिर पर्मियन आया। तो एक मास एक्सटिंक्शन हुआ था क्रिटेशियस पर्मियन बाउंड्री पर 65 मिलियन ईयर से। क्रिटेशियस पर्मियन, और जब आया इसी को क्रिटेशियस पर्मियन बाउंड्री बनाया गया। तो दिस क्रिटेशियस पीरियड जो है चला तो पहले से रेप्टिलिया आया यहाँ पर। मीसोजोइक में डायनासोर जो थे वो एबंडेंट होना शुरू हुए धीरे धीरे। और जुरासिक में ये जो डायनासोर बोला जाता है, डायनासोर आए, बहुत तरह के डायनासोर आए थे, ठीक है, कुछ शाकाहारी कुछ मांसाहारी। और उसमें डायनासोर में एक पर्टिकुलर क्लास जो है, अभी तक एनिमल सारे जो है क्या है? एक्टोथर्मिक। सब एनिमल एक्टोथर्मिक चल रहा है। बड़ा इवेंट हुआ यहाँ पर, एनिमेलिया जो है एक्टोथर्मिक से एंडोथर्मिक, बहुत बड़ा चेंज था। एक्टोथर्मिक से एंडोथर्मिक बनना, क्योंकि पूरा मेटाबॉलिक पाथवेज जो है अब उसका विल बी अल्टर्ड। वाइल एक्टोथर्मिक में मेटाबॉलिज्म अलग हो जाएगा, एंडोथर्मिक में अलग।
तो डायनासोर में जो सॉरिशियन डायनासोर्स का एक ब्रांच था, जिस ब्रांच से वो था थीरेप्सिडा का, जिस ब्रांच से आपके रैप्टर्स, जुरासिक पार्क देखो तो देखा, जुरासिक पार्क मूवी ये देखो, 2-3 तरह का होता है रैप्टर्स, तो सबसे खतरनाक वाला जो उसको दिखाता है ना, एक बहुत बड़े वाले डायनासोर्स, बहुत बड़े, क्योंकि बड़े बड़े गर्दन हैं, पीठ पर ऐसे ऐसे है ना, इस तरह से पेल है, ये सब जो डायनासोर जो बड़ा वाला था ना, वो भयंकर नहीं थे देखने में, सिर्फ बड़े वाले को, छोटा वाला वो खतरनाक था, ये बड़ा वाला तो शाकाहारी था, वो पेड़ पौधा खाता था, छोटा वाला जो था है ना, थीरेप्सिड्स जो है वो खतरनाक था, रैप्टर्स थे, रैप्टर था। और सॉरिशियंस जो थे डायनासोर्स, उसी में ये रैप्टर एक ब्रांच था, और कुछ ब्रांच, क्योंकि इसका एरिया पर आपको देखना पड़ेगा कहाँ पर ये लोग ग्रो हो रहे थे ये सब। तो उस समय कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट जो था, इंडिया और आपका एंटार्क्टिका, ऑस्ट्रेलिया का कॉन्टिनेंट और न्यूजीलैंड का एक जो बड़ा कॉन्टिनेंट था लाइबेरिया, वो सब ज्वाइंट था एंटार्क्टिका के पास। तो उस लो एंड एरिया में, और उस समय का क्लाइमेट जो था, क्योंकि हालांकि सन का जो है हर 1 बिलियन साल में 10% इंटेंसिटी बढ़ जाता है। धरती पैदा हुई 4.6 बिलियन ईयर्स अगो, तो अभी से 4.6 बिलियन ईयर्स अगो सन का लाइट का इंटेंसिटी हर 1 बिलियन में 10% इंक्रीज होता है। 1 बिलियन साल में, 1 बिलियन साल 1 करोड़ साल, 1 करोड़ साल नहीं, 1 लाख करोड़ साल, 1 बिलियन साल। और धरती आई एग्जिस्टेंस में 4.6 बिलियन ईयर्स से, तो धरती, चंद्रमा, चंद्रमा के बारे में क्वेश्चन मार्क है, धरती, सोलर सिस्टम, सन, ये तीनों एक साथ आए 4.6 बिलियन ईयर्स। Who told you? I will destroy your myth here. कौन तो बोल दिया आपने? सभी जो धार्मिक मान्यताओं वाले जो मानते हैं वो लोग करते हैं। क्या कहते हैं, धर्म में क्या लिखा हुआ कि कल्प के आदि में, कोई बात कोई खोज रहा है क्या? एक सेकंड, पीछे बैठ जाओ। कहाँ पर थे?
रिकॉर्डिंग पॉज कर देते, इतना देर वो आ जाएगा, एडिट करना एग्जैक्टली कहाँ से छोड़े। यस, आप पढ़ रहे थे शुरू पढ़ रहे हैं। नो, ठीक है ना, शुरू पहले नहीं है। धार्मिक किताब में लिखा हुआ है कल के आदि में सृष्टि की रचना हुई तो सूर्य का भी रचना हुआ है, ये सब लिखा हुआ है। लेकिन सबसे पहले हुआ बिग बैंग। बिग बैंग का नाम सुना? बिग बैंग हुआ, ठीक है। बिग बैंग के पहले जितना भी मास था यूनिवर्स का, मास ऑफ जीरो, दैट मीन्स देयर वाज नथिंग। सारा जो था टोटल एनर्जी था, ओके। टोटल जितना भी अभी कॉस्मोस है, एंटायर कॉस्मोस वाज द फॉर्म ऑफ स्पेशल टाइप ऑफ एनर्जी। स्पेशल टाइप ऑफ एनर्जी स्टिल क्वेश्चन मार्क क्या था, एंड दैट एनर्जी, गॉड एनर्जी का लो, दैट एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू मैटर। वो एनर्जी मैटर में कन्वर्ट हुआ। जब मैटर में कन्वर्ट हुआ तो वो एक्सपेंड किया। मैटर में कैसे, मैटर एनर्जी, एनर्जी मैटर में कन्वर्ट हो सकता है, E=mc²। तो जब एनर्जी मैटर में कन्वर्ट हुआ तो उस समय टोटल जो है मैटर और एंटी मैटर दोनों बने, मैटर और एंटी मैटर। तो शुरुआत में एंटी मैटर कम था और धीरे धीरे एंटी मैटर जो है बढ़ते गया। एट प्रेजेंट इन यूनिवर्स 85% इज एंटी मैटर। यूनिवर्स का मास का 85% एंटी मैटर और 15% मैटर है। इसी 15% मैटर में हम सब लोग हैं, पूरा सोलर सिस्टम, पूरा मिल्की वे गैलेक्सी, ये सब है, ब्लैक होल वगैरह सब इसी 85% मेजर चंक कहाँ पर हिडन है और यूनिवर्स में नोबडी नोज, नोबडी नोज। इसको खोजना पड़ेगा स्पेस में, दिस 85%, 15%। अब लेकिन ये यूनिवर्स जब बर्थ हुआ तब ऐसा नहीं था। तो यूनिवर्स का जब बर्थ हुआ, फर्स्ट सेकेंड ऑफ द फॉर्मेशन, आफ्टर द फर्स्ट सेकेंड ऑफ द बिग बैंग, इसमें 4 एरा है। सोचो इतना क्विक इवेंट हुआ, 4 एरा है। यानी बिग बैंग होने के 0 सेकेंड और 1 सेकेंड बाद इसको 4 एरा में डिवाइड किया गया। ये सब एरा तो मिलियंस ऑफ ईयर्स का है धरती बनने के बाद। 4 एरा है सेकेंड, एक ही सेकेंड के अंदर। पहला एरा जो है उसको बोलते हैं प्लैंक एरा, जो कि 10⁻⁻43 सेकेंड है, समझो। उसके बाद गट एरा है, फिर न्यूक्लियॉन्स एरा है, फिर न्यूक्लियस एरा है। 1 सेकेंड पर न्यूक्लियस एरा आ गया। यानी कहने का मतलब जब मैटर का फॉर्मेशन हुआ था तो उस समय मैटर किस रूप में था। आज ना मैटर इतना सारा एलिमेंट्स है, ये बक्सा है, ये बैग है, कॉपी है, कलम है, ये सब किसी न किसी एलिमेंट, 92 नेचुरली अक्रिंग एलिमेंट्स हैं। उस नेचुरली अक्रिंग एलिमेंट्स के कोई न कोई कंपाउंड है, ओके। इसी सब 92 एलिमेंट से जितना भी चीज़ है सब बना हुआ है, ठीक है। पहले कौन सा एलिमेंट आया? कोई एलिमेंट नहीं था, क्योंकि एलिमेंट बनता कैसे है, न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन्स। न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स और इलेक्ट्रॉन। तो मैटर तो तब एलिमेंट जो है मैटर का क्या है, प्योर फॉर्म ऑफ द मैटर का सिंपलेस्ट रूप, समझे ना। मॉलिक्यूल क्या है, मॉलिक्यूल कंपाउंड का प्योर फॉर्म। एटम क्या है, एलिमेंट का प्योर स्मॉलेस्ट यूनिट। तो एटम अपीयर होने के लिए क्या चाहिए, न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन। न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन, न्यूक्लियस में प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स। तो अभी डॉट एरा जब आया, समझे, डॉट एरा में यानी ये सब घटना 1 सेकेंड के अंदर हुई। प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स वेर फॉर्म्ड फर्स्ट। प्लैंक एरा, डॉट एरा, न्यूक्लियस एरा। अभी हम डॉट एरा में बता दिए, फ्रॉम द इन्फाइनेटेसिमली स्मॉल साइज, फ्रॉम द एटम के साइज से, वहाँ पर क्या है, एनर्जी इज कंसंट्रेटेड एट वन पॉइंट, ट्रिमेंडस टाइम अमाउंट ऑफ एनर्जी, इट कैन नॉट बी मेजर्ड, tremendously high amount of energy is concentrated at one infinitesimally small point at the start of Big Bang.
दैट पॉइंट स्वेल फर्स्ट, दैट इज प्लांट, यानी एक बिंदु से वो अंगूर का दाना के बराबर हुआ, ग्रेप के बराबर। ये हो गया आपका प्लांट एरा। ये हो गया था 10⁻⁻43 सेकेंड, 0 से लेके 10⁻, कितना सोचो कम समय है, 1 सेकेंड का भी 1/10⁻43 भाग, कितना कम टाइम, इतना में ये ग्रेप साइज का हुआ। और इसके बाद एक्सपेंड किया इनवर्ड्स, और अभी तक एक्सपेंड कर रहा है। तो ये ग्रेप साइज का जब तक आया, दैट टाइम क्वार्क फॉर्मेशन हैज अकर्ड। क्वार्क क्या होता है ये, क्योंकि प्रोटॉन बनने से पहले क्वार्क का फॉर्मेशन होना चाहिए। प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स आर मेड अप ऑफ क्वार्क्स। पहले आप जानते थे कि स्मॉलेस्ट यूनिट क्या है मैटर का, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ मैटर? मैटर इज ए मास ऑक्युपाइंग स्पेस, मास है ऑक्युपाइंग स्पेस, दैट मींस इट इज पार्टिकल इन नेचर। पार्टिकल है, पार्टिकल, इस मैटर के पार्टिकल का स्मॉलेस्ट यूनिट, सबसे छोटा से छोटा यूनिट क्या कहलाता है? अभी तक जान रहे हो, एटम। एटम के पास एक एलिमेंट के सारे गुण हैं। एक ऑक्सीजन का एटम के पास ऑक्सीजन का सारा गुण है, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज बोथ। एक ऑक्सीजन कैन फॉर्म CO2, लेकिन अब इस एटम को आप तोड़े, फर्दर ब्रेक किए, देन इट्स केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ दैट एलिमेंट विल बी लॉस्ट, क्योंकि अब एटम ही नहीं रहा तो वो एलिमेंट कैसे रहा? डिफरेंट एलिमेंट के बीच में क्या फर्क है, क्या अंतर है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स का ही अंतर है, एटॉमिक नंबर का अंतर है, न्यूक्लियस का अंतर है। लेकिन जब आप सब एटॉमिक लेवल पर पहुंच गए तो वहाँ तो सब मिल गया, बराबर हो गया। तो क्वार्क जो है, 1 प्रोटॉन इज मेड अप ऑफ, इसको मिटाओ, इसको मिटा दो, चलो ये बेसिक है समझ। ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स, अभी पार्टिकल फिजिक्स में चल रहा है, एस्ट्रोफिजिक्स। क्वार्क, प्रोटॉन इज मेड अप ऑफ 2 अप क्वार्क्स प्लस 1 डाउन क्वार्क, और इन क्वार्क के बीच में ग्लूऑन होता है, ग्लूऑन पार्ट। पूछोगे क्या है? पूछेंगे अगर आपसे दुनिया में या पूरे यूनिवर्स में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स, सबसे मतलब स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स कौन सा है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स NaCl, NaCl को घोल दो पानी में, बिजली का तार लगा लो, इलेक्ट्रोलाइसिस होगा, क्या होगा? वाटर का भी होगा, NaCl का भी होगा। NaCl will be broken down into chlorine and sodium, and water will be broken down into hydrogen and oxygen. No, no, not even gravitational. Strongest force is न्यूक्लियर फोर्स। यह वह फोर्स है जिसके द्वारा एक प्रोटॉन के अंदर क्वार्क्स जो है, डिफरेंट क्वार्क्स जो है, वो एक दूसरे के साथ असेंबल्ड है। 2 अप क्वार्क है, 1 डाउन क्वार्क है। एक प्रोटॉन के अंदर 2 अप और 1 डाउन। ये हो गया आपका प्रोटॉन, और इन क्वार्क्स को ये बहुत दूर दूर बना दिया, होता है खत्म कर दिया। ये है ग्लूऑन। ग्लूऑन इज मासलेस एंड इट इज चार्जलेस ऑल्सो। तो ग्लूऑन का कोई मास नहीं है, जैसे फोटोन है। लाइट जो है फोटोन से होता है, लाइट का स्मॉलेस्ट फोटोन। ग्लूऑन का भाई है फोटोन। फोटोन भी मासलेस है और विदाउट चार्ज है, लेकिन स्पिन है। उसी तरह ग्लूऑन में मास नहीं है, चार्ज नहीं है, बट स्पिन है। न्यूट्रॉन इज मेड अप ऑफ 1 अप एंड 2 डाउन। जो अप डाउन क्या है? तो अभी कुछ दिन पहले एक गॉड पार्टिकल इज हिग्स बोसॉन। हिग्स बोसॉन नाम सुना?
हिग्स बोसॉन, गिब्स बोसॉन, गिब्स बोसॉन गॉड पार्टिकल। कुछ दिन पहले एक्सपेरिमेंट हुआ था, पूरा सब न्यूज़पेपर में छाया हुआ था, गॉड पार्टिकल हैज़ बीन डिस्कवर्ड। आगे तो सब पढ़ेगा, नाम मत सुनो। तुम लोग को शायद फेसबुक और पता नहीं सोशल मीडिया पर ज़्यादा रहते हो आप लोग, क्योंकि मोबाइल पर ज़्यादातर आजकल टाइम लोग व्यतीत करते हैं। तो मोबाइल पर, जैसे मैं मोबाइल पर एजुकेशनल और ये सब देखता हूँ, ओके। तो डेवलप दिस हैबिट, फालतू काम ना करना, लर्न करो। हिग्स बोसॉन जो है यानी टोटल, अभी तक मिस्टी था, कितने तरह के सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं, यानी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को के भी नीचे का लेवल, कितने तरह के सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं। तो 6 तरह का क्वार्क है, 6 तरह के इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, 4 तरह के गॉज बोसॉन्स हैं और 1 तरह का हिग्स बोसॉन है। और हिग्स बोसॉन ही गॉड पार्टिकल। 4 तरह के गॉज बोसॉन्स में 2 तरह का गॉज बोसॉन यहाँ आपको बता दिए, ग्लूऑन एंड फोटॉन। 6 तरह का इलेक्ट्रॉन्स है, इसमें म्यू है, टाउ है, इलेक्ट्रॉन भी जो है एक तरह का इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन इज काइंड ऑफ इलेक्ट्रॉन। और क्वार्क 6 तरह के डिफरेंट टाइप्स, और इन क्वार्क के कॉम्बिनेशन से प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स बने। और देखिए अब क्वार्क पर चार्ज होता है +2 3। आप देखिए कैलकुलेट कीजिए कैसे चार्ज आया। अब क्वार्ट्ज का चार्ज है +2 3 और डाउन क्वार्ट्ज का चार्ज है -2 3। प्रोटॉन में क्या है, 2 अप क्वार्ट्ज, तो +2 3 मल्टीप्लाइड बाई 2, 2 अप क्वार्ट्ज का चार्ज, और डाउन क्वार्ट का चार्ज है 2/3, है ना, 1/3। डाउन क्वार्ट पर चार्ज जो है 1/3। ये हो गया आपका 4/3 -4/3, और -4/3 में आप, अरे यार -2/3 है, ये प्लस हो गया, ये -4/3 हो गया, और ये +/3 ऐड हो गया तो 1 हो गया। ये 2/3 क्या है, 2/3 ऑफ द इलेक्ट्रॉन का चार्ज। इसी तरह कॉम्बिनेशन से क्वार्क बने हैं, फिर क्वार्क से प्रोटॉन न्यूट्रॉन बना, प्रोटॉन न्यूट्रॉन के साथ एक इलेक्ट्रॉन वो कंबाइन हुआ, देन एटम हैज बीन फॉर्म। अब एटम फॉर्म हुआ, तो एटम बनने के पहले क्वार्क, इलेक्ट्रॉन, ये सब बने, ये सब हो गया 1 सेकंड के अंदर, पहले ही 1 सेकंड में 4 रहा है, उसके बाद एट द एंड ऑफ 1 सेकंड न्यूक्लियस का फॉर्मेशन हो गया, यानी प्रोटॉन्स भी बन गए, न्यूट्रॉन्स भी बन गए, एंड बोथ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस नाउ। प्रोटॉन और न्यूक्लियस अलग अलग नहीं है, ये दोनों पहले अलग अलग थे, क्योंकि उस जिस समय बिग बैंग हुआ टेम्परेचर बहुत ज़्यादा था, उस टेम्परेचर पर ये यूनाइट नहीं रह सकता। अब टेम्परेचर थोड़ा कूल डाउन हुआ, तब प्रोटॉन न्यूट्रॉन का कोहेसिव फोर्स जो है वो डोमिनेट कर गया, तब प्रोटॉन न्यूट्रॉन आ गया, अब न्यूक्लियस बन गया। न्यूक्लियस बनने के बाद इलेक्ट्रॉन जुड़ा, इलेक्ट्रॉन जुड़ने के बाद पहला एलिमेंट बना, और वो पहला एलिमेंट बना उसका नाम है हाइड्रोजन, यानी फर्स्ट सेकेंड के अंत में हाइड्रोजन बन गया, पहला एलिमेंट, सिंपलेस्ट एलिमेंट हाइड्रोजन। ओके, तो नेचुरली कौन वाला हाइड्रोजन बना? हाइड्रोजन 2 तरह का होता है, ड्यूटेरियम एंड ट्रिशियम, 3 तरह का होता है, 2 तरह का। एक हाइड्रोजन जो है जिसका प्रोटॉन नंबर 1 है, यानी एक ही प्रोटॉन है, नो न्यूट्रॉन, वो वाले हाइड्रोजन पहले बन गए। अब हाइड्रोजन बनने के बाद हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, कार्बन, इस तरह सब बनना है, इतना आसान नहीं है कि अगला 2 मिनट में बन गया। फर्स्ट सेकेंड में हाइड्रोजन बन गया, और थोड़ा मात्रा में हीलियम भी बना, लेकिन अब 3 लाख साल तक, इस 1 सेकेंड के 3 लाख साल तक ये कहा जाता है डार्क एरा ऑफ द यूनिवर्स। क्यों? क्योंकि इस समय किसी स्टार का फॉर्मेशन नहीं है। अभी जितना भी मैटर है वो सब हाइड्रोजन बन गया। पहले बिग बैंग में सारा एनर्जी, मिस्टीरियस एनर्जी कन्वर्टेड इनटू मैटर एंड एंटी मैटर। अब एंटी मैटर और मैटर में एंटी क्वार्क, ये जो क्वार्क बताया, इलेक्ट्रॉन्स बताया, एंटी मैटर के भी सब हैं, कॉरेस्पॉन्डिंग क्वार्क्स, एंटी क्वार्क्स सब, लेकिन एंटी है उसमें।
यानी चार्ज अगर पॉजिट्रॉन का, जैसे पॉजिट्रॉन इज द एंटी मैटर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो पॉजिट्रॉन का चार्ज इज +1, इलेक्ट्रॉन का -1, मास सेम है दोनों का। एंटी मैटर भी बन गया, मैटर भी बन गया। मैटर बनने के बाद क्वार्क जो है असेंबल हुआ, प्रोटॉन बना, प्रोटॉन के बाद फिर प्रोटॉन न्यूट्रॉन असेंबल हुआ, फर्स्ट एलिमेंट हाइड्रोजन हैज कम इनटू द एग्जिस्टेंस। अब नाउ 3 लाख साल तक अब जितना भी मैटर है सब हाइड्रोजन है, कोई दूसरा एलिमेंट नहीं है यूनिवर्स में, ठीक है। ना आयरन है, ना गोल्ड है, ना निकल है, ना कार्बन है, ना ऑक्सीजन है, कुछ नहीं है। 3 लाख साल तक यही चलता है। 3 लाख साल कुछ भी नहीं होता है, क्योंकि ये जो हम 0 टाइम स्टार्ट किए हैं, ये तो बेसिक चीज़ बताया नहीं। बिग बैंग कब हुआ? अभी से कितना दिन पहले, कितना साल पहले? साल भी छोटा है उसमें, कितना दिन भी रहा? 14.6 बिलियन ईयर्स। आप ये कहानी कहाँ से स्टार्ट हुआ? आपने कहा था कि सन जो है सृष्टि के आरंभ में है। सृष्टि का आरंभ कब हुआ? 14.6 बिलियन ईयर्स एगो, यानी 14,60,000 साल पहले। और पृथ्वी कब बनी? 4.6 बिलियन ईयर्स एगो। पृथ्वी के साथ साथ चंद्रमा, सन और अर्थ, सोलर सिस्टम के अदर प्लैनेट्स, वो सब साथ में फॉर्म हुए। बीच में टाइम गैप कितना का है? 10 बिलियन ईयर्स। कितना गैप बताओ? इसके हिसाब से ये तो अभी न्यू इवेंट है, सूर्य अभी नया पैदा हुआ है। ओके, 4.6 बिलियन ईयर्स। तो ये 3 लाख साल जो है आपका स्टार का फॉर्मेशन पहले इसलिए नहीं हुआ क्योंकि जितना भी मैटर था वो सब अभी एक्सपेंड कर रहा है, वो कंडेंस नहीं हुआ था, एक्सपेंड कर रहा था, और क्लाउड फॉर्मेशन नहीं हुआ। अब हाँ, अब भी हाँ गैसियस क्लाउड में आएगा, देन वो अपने ग्रेविटी से कोलैप्स होगा। इस सब प्रक्रिया में कितना टाइम लग गया। उसके बाद इस टाइम के बाद 1 बिलियन ईयर्स एक्टिवली पूरा बहुत ही ज़्यादा स्टार का लेकिन स्टार बनने से पहले गैलेक्सी बन रहा है। गैलेक्सी कैसे बना? गैस का क्लाउड, बहुत बड़ा गैस का क्लाउड कंडेंस होना स्टार्ट हुआ। इस क्लाउड के अंदर भी उसके सेंटर्स जो हैं वो ज़्यादा कंडेंस हुए। ये सब स्टार बने। एक गैलेक्सी में कितना स्टार होता है? 10⁻11। सोचो कितना स्टार एक गैलेक्सी। कितना गैलेक्सी है यूनिवर्स में? 10⁻11। ओके, एट प्रेजेंट। और कोई फिक्स नंबर नहीं है, इससे ज़्यादा भी है। डेली स्टार बनते रहते हैं, मरते रहते हैं, बनते रहते हैं, मरते रहते हैं, गैलेक्सी भी बनते रहते हैं। आपको धरती पर रहते कुछ पता नहीं चल रहा, लेकिन ब्रह्मांड में सब तांड हो रहा है, अभी भी हो रहा है। 1 बिलियन ईयर साल तक खूब धकाधक स्टार का फॉर्मेशन हुआ। ओके, आवर सन मिस्ड दिस अपॉर्चुनिटी। सन तो 4.6 बिलियन साल के बाद आया। 10 बिलियन साल में पहला 1 बिलियन साल एक्टिवली स्टार का फॉर्मेशन। इसमें बहुत सारे स्टार बने। अब क्या हुआ? फर्स्ट फैमिली ऑफ द स्टार वेयर हाइड्रोजन स्टार, यानी जिसका फ्यूल हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन फ्यूज हो के हीलियम बना, ठीक है। यहाँ भी मास इज कन्वर्टेड इनटू एनर्जी। कितना हो रहा है? सन में कन्वर्जन का रेट क्या है? एवरी सेकेंड 540 मिलियन टन्स ऑफ हाइड्रोजन इज फ्यूजिंग टुगेदर and forming 500 metric tons, so 500 million tons of helium every second. हर सेकेंड 540 मेट्रिक टन सन में खपत हो रहा है हाइड्रोजन का, और इसके बदले 500 मेट्रिक टन मास है इसका। तो 40 कहाँ गया? हर सेकेंड 540 ग्राम कोई चीज़ तौल के लाए आप, और 500 बचा इसमें। 40 ग्राम खपत हुआ। 40 ग्राम जो खपत हुआ, यही जो है मास एनर्जी में कन्वर्ट हुआ। एवरी सेकेंड कन्वर्ट हो रहा है, जो अभी आप रिसीव कर रहे हो। ओके, एट प्रेजेंट यू आर रिसीविंग। और यही 40 पूरा सोलर सिस्टम रिसीव कर रहा है। आप ही अकेले नहीं कर रहे, पूरा सोलर सिस्टम ये सोलर एनर्जी को रिसीव कर रहा है। तो अब और एक सवाल है, अब ये जो लाइट प्रोड्यूस हो रहा है सन में,
इट इज प्रोड्यूसिंग इन द कोर ऑफ द सन, ओके। और सरफेस पर ये इस लाइट को पहुंचने में इट टेक्स 10,000 to 3 lakh ईयर्स। और यहाँ पर सरफेस पर एक बार लाइट स्केप कर गया फोटोन, देन इट विल टेक 8 मिनट्स टू रीच अर्थ। जाना है कहीं जल्दी? 8 मिनट्स टू रीच द अर्थ। ये हो गया आपका सन। लेकिन जो लाइट अभी आपको मिल रहा है लाख साल पहले हो सकता है, 10,000 से 3 लाख साल पहले उस सन के कोर में बना है। लेकिन सन के ग्रेविटेशनल फोर्स की पुल की वजह से ये फोटोन जो है टक्कर मारता रहता है इसी के अंदर, और फाइनली इतना साल के बाद उसको अपॉर्चुनिटी मिल जाता है स्केप करने का, तो स्केप कर जाता है। तो ये स्केप करने के बाद आप तक पहुँचता है। इस सन का हो गया एनर्जी। अब बता रहे थे 1 बिलियन साल में अब कैसे दूसरा एलिमेंट फॉर्म हुआ। पहले हाइड्रोजन जिनका फ्यूल था सिंपलेस्ट स्टार, वो फॉर्म हुए। हाइड्रोजन जो है हीलियम बना दिया, ये स्टार का डेथ हुआ। एक स्टार जनरली इट डिपेंड्स ऑन इट्स मास ऑल्सो, लेकिन सन का जितना मास है वो जो है स्टार अभी 4.6 बिलियन ईयर हो गया। इतना ही समय और बाकी है, अभी जवानी में है, अधेड़ उम्र का सन हो चुका है, इतना ही साल और सन रहेगा। इसके बाद इसका फ्यूल खत्म हो जाएगा, हाइड्रोजन सब हीलियम में कन्वर्ट हो जाएगा, ओके। हाँ, जब खत्म होने का रहेगा ना, फ्यूल होने से पहले फैलता है। सन का जो रेडियस है इतना बड़ा हो जाएगा कि अर्थ भी जो है उस रेडियस के अंदर आ जाएगा, यहाँ तक सन आ जाएगा। उसके बाद सुपरनोवा होगा। अब ये हीलियम टोटल बच गया इसमें। अब इसमें जब सुपरनोवा होगा, इसके पास 2 रास्ते हैं। या तो ये सन, अपना सन तो हल्का है, मीडियम साइज मास, सन से बहुत ज़्यादा हैवी अगर स्टार रहा और भी ज़्यादा, डबल ट्रिपल सन से ज़्यादा, तो हीलियम जो लास्ट में सारा कन्वर्ट हो गया, प्रोड्यूस होने, जब सारे हाइड्रोजन खत्म हो जाएंगे उसके बाद ये हीलियम जो है फिर आपस में कोलैप्स करके ग्रेविटेशनल पुल बढ़ जाएगा। क्योंकि इस कंडीशन में हाइड्रोजन के बीच में फ्यूजन होने के लिए जितने टेम्परेचर और प्रेशर की आवश्यकता थी, उससे ज़्यादा टेम्परेचर और प्रेशर की आवश्यकता हीलियम के फ्यूजन के लिए जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ पर कम कंडीशन है, यहाँ पर ज़्यादा कंडीशन की आवश्यकता है। हीलियम तो अगर सन का स्टार का मास बहुत ज़्यादा है तो अपने ग्रेविटेशनल कोलैप्स की वजह से उतना टेम्परेचर और प्रेशर उत्पन्न हो जाएगा। इसको एक रमन नंबर से हमारे इंडिया के साइंटिस्ट रमन, नोबेल लॉरिएट, इन्हीं के नाम पर दिया गया। इवन जो बोसोन टर्म है पार्टिकल फिजिक्स में, बोसोन कहाँ से लिया गया पता? ऐसा बोस का नाम सुनो, उनके नाम पर बोसोन, उन्होंने पार्टिकल फिजिक्स, ये सब इंडियन साइंटिस्ट हैं। उनको इंटरनेशनल, जिस समय उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट किया था, इंटरनेशनली उनको उतना रिकॉग्निशन नहीं मिला, उनके काम को उतना वैल्यू नहीं समझा गया, क्योंकि इंडिया गुलाम था, यहाँ के लोग वैसे थे और उनको समझ फालतू ऐसे एक मेंटेलिटी थी। अभी भी वही है, रिसर्च में हम लोग को ज़्यादा नहीं समझा। बाद में उनका जो कंट्रीब्यूशन है, बाद में इलेक्ट्रॉनिक साइंटिस्ट, ये तो काम बहुत पहले उसी समय ध्यान दिया रहते तो पार्टिकल फिजिक्स और एक्सपेंड कर गया है। इसीलिए एस.एन. बोस के नाम पर पार्टिकल फिजिक्स में ये आपका गॉज बोसोन और गॉड पार्टिकल हिग्स बोसोन का नाम है। ये सन जो है अगर ज़्यादा हैवी होगा तो हीलियम कोलैप्स कर जाएगा, अगर लेस हैवी होगा तो ब्लास्ट करके हीलियम बिखर जाएगा। अब हीलियम अगर कोलैप्स कर गया 2 प्रोटॉन नंबर वाला, तो 4 एटॉमिक नंबर वाला एलिमेंट प्रोड्यूस हो गया, ठीक है। 4 एटॉमिक नंबर वाला कौन है? हाइड्रोजन, बेरिलियम। और यही अगर हीलियम और हाइड्रोजन फ्यूज किया तो लिथियम बन गया, ठीक, लिथियम बन गया। अब बेरिलियम और हीलियम फ्यूज किया तो कार्बन बन गया, कार्बन स्टार बन गया। तो इस तरह से हर सक्सेसिव यहाँ पर एक स्टार का जन्म हुआ, एक स्टार का बर्थ हुआ। फिर हीलियम जो बना यहाँ, ये हीलियम स्टार का जन्म हुआ, बेरिलियम स्टार का डेथ हुआ, फिर बेरिलियम स्टार का जन्म हुआ, इसका डेथ हुआ। पैरेलली ये सारे स्टार का विग्रस फॉर्मेशन और साथ में चलते रहा। 1 बिलियन ईयर्स तक तो फॉर्मेशन हुआ। और एक स्टार का लाइफ, जैसे सन का जो लाइफ है 4.6 मान लो 8 बिलियन ईयर्स एक स्टार का लाइफ।
तो इस 10 बिलियन के स्पैन में बहुत तरह के स्टार फॉर्म हुए। ये 1 मिलियन 1 बिलियन साल में वो जो स्टार फॉर्म हुए मरे, उसमें डेथ नहीं हुआ। डेथ तो बाद में हुआ, सन के बनने से पहले डेथ हुआ उन सब स्टार्स का। ओके, तो जब डेथ हुआ उन स्टार्स में, जब एक्सप्लोजन किया, उनके इन्फ्लुएंस में चले गए सारे एलिमेंट 92, इवन निकल तक। इस प्रोसीजर के द्वारा निकल तक, यानी निकल का नंबर देखना शायद 32 है क्या, प्रोटॉन नंबर, आई एम नॉट श्योर, निकल तक सारे प्रोड्यूस हुए। बाद में निकल से जो हैवियर था, जैसे गोल्ड वगैरह, उसका एक अलग प्रोसीजर है प्रोड्यूस होने का। कहने का मतलब जो भी एलिमेंट देख रहे हो आप इस समय, यह समझ लो कि किसी स्टार के डाइंग कोर में ये बना था। यूनिवर्स कितना साल पहले, इतना साल पहले। अभी जो लोहा लक्कड़ जो रखे हो सब उस समय स्टार में डाइंग कोर में वो एलिमेंट का फॉर्मेशन हुआ। कितना समझ लिया? तो 10 साल का बना, बाद में आया कि पहले आया? बाद में आया, क्योंकि हमारे सोलर सिस्टम में सारे एलिमेंट्स एट द स्टार्ट ऑफ इट्स बर्थ 92 नेचुरली अकरिंग एलिमेंट्स एट द स्टार्ट ऑफ इट्स बर्थ वे प्रेजेंट। अर्थ में सारे मेटल, आयरन, निकल, कॉपर, सिल्वर, है ना, एल्यूमिनियम सब है। स्टार्ट ऑफ द बर्थ में ये सारे प्रोड्यूस हो गए। अब स्टार का बर्थ हो गया, सन का बर्थ हो गया। सन के बर्थ कैसे हुआ? मिल्की वे गैलेक्सी में, जैसे गैलेक्सी में क्लाउड कंडेंस हुआ, फिर क्लाउड कंडेंस होने के बाद सन 98.2% मास जो है सेंटर में एक्यूमुलेट हो गया, और 0.8% मास जो है इट वाज एग्जिस्टिंग एज प्रोटोप्लैनेटरी डिस्क सन के चारों तरफ। मास। इसमें फिर प्रोटोप्लैनेटरी डिस्क में कंडेंसेशन स्टार्टेड एट डिफरेंट लोकेशंस एंड दो, ठीक है, और वो बन गए प्लैनेट्स। तो अब प्रोटोप्लैनेट आ गया, अर्थ का प्रोटोप्लैनेट, मार्स का प्रोटोप्लैनेट, वीनस का प्रोटोप्लैनेट, फिर अर्थ का, सॉरी, मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून एंड प्लूटो। इस तरह से सीक्वेंशियली फॉर्म हुए, एक के बाद एक। अब ब्यूटी देखिए यहाँ पर, मरकरी जो था वो प्रोटोप्लैनेट के ही रूप में रह गया जो उस समय बना। अभी वो जो मरकरी वैसा ही है, प्रोटोप्लैनेट। वीनस ऑनवर्ड्स, दीज प्रोटोप्लैनेट जो रॉकी प्लैनेट्स हैं, दो तरह के प्लैनेट, रॉकी जिसका सरफेस पथरीला है जैसे धरती, सन के नज़दीक वाले जो प्लैनेट्स हैं वो रॉकी, मरकरी, वीनस, अर्थ एंड मार्स। और मार्स के बाद जो है, उसके बाद एस्ट्रॉयड बेल्ट है, एस्ट्रॉयड बेल्ट के बाद जुपिटर है। जुपिटर ऑनवर्ड्स ऑल आर गैसियस प्लैनेट। जुपिटर पर कोई उतरना चाहेगा जमीन पर तो वो पॉसिबल नहीं है, गैसी, उसके जो एटमॉस्फेयर में जो गैस है, और चूँकि जुपिटर का मास जो है बहुत ज़्यादा है, इनॉर्मस है, जुपिटर की वजह से, जुपिटर भी एक वजह है धरती पर जीवन के होने का। अगर जुपिटर नहीं होता, जुपिटर इस फंक्शनिंग है शॉक एब्जॉर्बर फॉर अर्थ। जो भी बाहर से उनका पिंड आ रहे हैं कॉस्मोस से, एक और ये तो बहुत छोटा, कितने सारे 10 पर 22 स्टार्स हैं, सबका अपना अपना प्लैनेटरी सिस्टम है, ठीक है, सबका अपना अपना सोलर सिस्टम है, कितने सारे उनका पिंड हो जाएंगे, और यहाँ पर गिरने की कितनी संभावना है ना कि नहीं? हम लोग एक्सपोज्ड हैं यहाँ, मिलियंस ऑफ उनका पिंड गिरते रहते हैं, हम लोग एक्सपोज्ड हैं। बृहस्पति जो है वो अपनी तरफ खींचता है, आपकी तरफ आने नहीं देता, जो बच गया, यानी अभी बृहस्पति यहाँ रोटेट कर रहा है, उधर से उनका पिंड आ गया, जैसे कि ये क्रिटेशियस बाउंड्री पर हुआ था 65 मिलियन ईयर्स अगो, उनका पिंड गिरा था मैक्सिको की खाड़ी में, अमेरिका जहाँ पर है और मैक्सिको है अटलांटिक ओशियन में, वहाँ पर उनका पिंड गिरा 65 मिलियन ईयर्स अगो, और 10 किलोमीटर उसका ये था, डायमीटर था। सोचो भाई 10 किलोमीटर डायमीटर का कोई पत्थर गिर गया धरती पर तो कैसे पूरा धरती तबाह हो गया, इतना स्पीड से गिरा, इतनी स्पीड से गिरा, कॉलिजन हुआ, अर्थ के क्रस्ट को ब्रेक कर दिया, कॉन्टिनेंटल जो सेल्फ था उसको ब्रेक कर दिया, ओके, सुराख कर दिया धरती को। तो क्या हुआ, उस रीजन में, चूँकि गिरा था पानी में, समुद्र में, अटलांटिक ओशियन में, फिर भी वहाँ पर, क्योंकि ये पता कैसे चला, इसका भी कारण पता ऐसे चला कि
साइंटिस्ट थे जो कि जीवाश्म का अध्ययन कर रहे थे डायनासोर का, तो उनको ये साबित हो गया कि ये जो लेयर स्ट्राटा मिला आपका, जो क्रिटेशियस लेयर है आपका, तो यहाँ पर एब्रप्टली यहाँ से नीचे डायनासोर का एग्जिस्टेंस का सबूत मिल रहा है। इस बाउंड्री के बाद एब्रप्टली खत्म हो गया डायनासोर। और ये जो लेयर था फ्यू सेंटीमीटर्स लेयर, इन दिस लेयर सम रॉकी सब्सटेंसेस वेर फाउंड विच आर फाउंड इन मीटियोराइट्स, जो मीटियोराइट्स में मिलते हैं। इस तरह के सब्सटेंस, रॉकी सब्सटेंस यहाँ मिले जो अर्थ पर नहीं होते, तो दैट मीन्स यहाँ पर इम्पैक्ट हुआ था। अब वो इम्पैक्ट की जगह खोजनी थी, 10 साल तक खोज चलते रहा। श्योर हो गया कि अर्थ पर इम्पैक्ट हुआ था, उसी की वजह से डायनासोर गए, तो वो जगह खोजो। इतना बड़ा इम्पैक्ट हुआ था 65 करोड़ साल पहले, कुछ तो सबूत आज भी बचा होगा उसका कहीं ना कहीं। दुनिया भर में चलते रहा, हर कंट्री के लोग जियोलॉजिस्ट, साइंटिस्ट, जियोलॉजिस्ट सब इन्वॉल्व, एंड दे हैव फाउंड द प्लेस। कहाँ पर? न्यू मैक्सिको की खाड़ी में 10 किलोमीटर का वो गिरा था, वो अभी भी है बीनीथ द ओशियन। और उसके बाद छेद हुआ, उसके बाद वोल्केनिक इरप्शन स्टार्टेड। वोल्केनिक इरप्शन जो स्टार्ट हुआ उसके बाद फॉर डिकेड्स, एक डिकेड में 10 साल होगा, 4 डिकेड्स 4-5 डिकेड्स 40-50 साल तक जिसमें ये इम्पैक्ट हुआ, वोल्केनिक इरप्शन लगातार होते रहा। और फॉर डिकेड्स एटमॉस्फेयर वाज ब्लॉक, सनलाइट नहीं हो सकता था 50 साल तक। फॉर डिकेड्स क्या हुआ? प्लांट स्पीसीज गए, और चूँकि यहाँ से जब वोल्केनिक ऐश निकला तो ऊपर से सल्फ्यूरिक एसिड का बारिश हुआ, डायनासोर सब गए। और ये बारिश सदियों दशकों तक होती है। और चूँकि न्यू मैक्सिको में एंटर किया था, लेकिन अर्थ तो रोटेट कर करके 24 घंटा के बाद फिर वो इवन एशिया में रहने वाला जो जानवर था, डायनासोर था, उस पर भी असर पड़ा। रोटेट करके अर्थ फिर वहाँ जाएगा, फिर बारिश के रूप में उस पर फिर गिरेगा। कहने का मतलब विदिन 3-4 डेज उतना लॉस हो गया वेजिटेशन का, चला गया अर्थ से। अब कहाँ थे भैया, हम कहाँ से कहाँ भटक गए? तो डायनासोर जब गया, आप कहोगे कि सारे डायनासोर विलुप्त हो गए क्या? सारे डायनासोर विलुप्त नहीं हुए। सॉरेशियन डायनासोर का जो एक लीनियज था, जो कि अंटार्कटिका और इंडिया, अफ्रीका ये सब ज्वाइंट है, लैटिन एरिया, इस रीजन में, सदर्न हेमिस्फीयर में, कोस्टल एरिया में एक जो पर्टिकुलर ग्रुप था सॉरेशियन डायनासोर का, दे वे फ्लोरेसिंग थे। रैप्टर्स भी गए, टीरेक्स जिसको बोलते हैं वो गए, और वो टीरेक्स का जो कजिन था वो सॉरेशियन डायनासोर्स। सॉरेशियन डायनासोर्स के पास धीरे धीरे दे वर बिकमिंग लाइक बर्ड। और जब आर्कियोप्टेरिक्स आया, द कनेक्टिंग लिंक आर्कियोप्टेरिक्स, रेप्टाइल्स एंड बर्ड्स, आर्कियोप्टेरिक्स बिकेम एंडोथर्म। फिर और वही चल के आगे एप्स बन गए। अगर पूछा जाए कि सबसे पहले उड़ने वाले कौन से प्राणी थे धरती पर, तो बर्ड्स नहीं, बर्ड से पहले भी कोई उड़ता था, ठीक है ना? बर्ड से पहले डायनासोर उड़ते थे, ठीक है? फर्स्ट फ्लाइंग एनिमल बर्ड, डायनासोर का एक एग्जाम्पल है, बता देंगे, वो उड़ता था। बर्ड बाद में आया, तो सॉरेशियन डायनासोर में बर्ड्स आया, तो एप्स को यू कैन क्लासिफाई लाइक दिस। आर्कियोरिन्थिस, and Neorhynchus. Archaeorhynchus extinct हो गया, Archaeopteryx इज द एग्जाम्पल। Neorhynchus एक्सटिंक्ट नहीं है, जो मॉडर्न बर्ड्स हैं ये सब Neorhynchus। इसमें भी एक ग्रुप जो था, क्योंकि अब चोंच बना, तो लीनिएज जो है डायवर्सिटी
बताया हुआ कैरेक्टरिस्टिक में चोंच के ऊपर दांत भी है, पहले चोंच के ऊपर दांत, तो उसको बोलते हैं ये एक्सटिंक्ट हो गया। और नियोन्थोगेन, ये भी कंफ्यूज कर रहा है, सीधा जान लो न्यूरो और मॉडर्न वर्ड है, एक इसमें एक्सटिंक्ट हो गया और एक अभी भी है जो मॉडर्न वर्ड्स। देन एप्स हो गया आपका। अब आ जाओ मैमल्स में। मैमल्स कैसे बने? एप्स तो बना कि डायनासोर वाला जो लिनिएज था वो एप्स में कन्वर्ट हो। बर्ड्स आर बेसिकली डायनासोर्स। डायनासोर जो एक्सटिंक्ट नहीं हुआ डायनासोर वो बर्ड्स। लेकिन मैमल जो राइट हुआ रेप्टिलिया, ठीक है। बर्ड्स भी रेप्टिलिया से आया, मैमल भी रेप्टिलिया से आया। रेप्टिलिया कहाँ से आया? एम्फीबिया रेप्टिलिया एक साथ निकला, ब्रांचिंग हुआ, ब्रांचिंग हुआ। कहाँ से हुआ? ऑस्टिस्टिस। अभी बताया हम लोग ऑस्टिस्टिस ही है, जमीन पर रहने वाले टेरेस्ट्रियल ऑस्टिस्टिस भी आया, ऑस्टिस्टिस से आया। और मैमिलिया का जो एंसेस्टर था, मैमिलिया क्लास के ऊपर डेवलप हुआ है, कौन थे? साइनेप्सिड्स। तो रेप्टाइल्स में डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्कल है, ठीक है। मैमिलिया में जिस तरह का स्कल था उसमें फोरामेन जो है बाद में फ्यूज कर गया और ये जॉ मसल को अटैच होने की जगह, वो डिफरेंट स्टोरी। आप जानो मैमिलिया कब डेवलप होना स्टार्ट हुआ? फर्स्ट मैमिलिया अपियर ड्यूरिंग आफ्टर क्रिटेशियस, बिफोर क्रिटेशियस, सॉरी बिफोर मीसोजोइक, मीसोजोइक एरा के पहले, समझे? यानी आपका ट्रायसिक के पहले पर्मियन, हो गया ना? पर्मियन, ट्रायसिक, जुरासिक एंड क्रिटेशियस। पर्मियन में भी आ गए थे मैमल्स। और मैमल्स जो थे उस समय पैरारेप्टाइल्स भी होते थे। और तो मैमल्स के जो एंसेस्टर साइनेप्सिड्स हैं। अब हमारे एंसेस्टर जो हैं इस समय दे वेयर स्मॉल नॉक्टर्नल साइ, तो बाहर के बहुत सारे दुश्मन हैं, डायनासोर्स हैं, तो इन लोगों को फ्लोरिश करने का मौका नहीं मिल रहा था साइनेप्सिड्स को, हमारे एंसेस्टर्स को। तो क्या करते थे? वो रात में निकलते थे, छोटा साइज था उनका बॉडी, छोटा साइज बॉडी का होने की वजह से वो बिल में घुस जाते थे थ्रू क्रीवाइसेस, पेड़ के अंदर इधर उधर घुस गए, जिससे कि वो डायनासोर से बच गए, नहीं तो डायनासोर खा जाता उसको, ठीक है। और इसी वजह से जो है ये साइनेप्सिड्स जो है, इवन प्लासेंटा, इसमें डायनासोर का रोल है। हम लोग प्लासेंटल एनिमल्स डेवलप हुए, इसमें किसका रोल है? किसका अहम योगदान था? अगर डायनासोर नहीं आता तो प्लासेंटा आपके प्लासेंटल मैमल्स भी डेवलप नहीं। प्रेशर पर डायनासोर अंडा खा जाता था, अंडा देने वाले थे अगली मैमल्स, उनके एग्स को डायनासोर खा जाता था। टीरेक्स छोटा डायनासोर खा जाता था। तो अपने अंडे को बचाने के लिए इन्होंने लाखों सालों तक संघर्ष किया साइनेप्सिड्स से, एकदम एक्सटिंक्शन के कगार पर पहुंच गया था ये। लेकिन उसी समय उनका पिंड गिरा, डायनासोर चले गए। साइनेप्सिड्स जो थे बिल में छुपे हुए, डिवाइसेस में छुपे हुए थे, यही बॉडी साइज ये एडवर्स एनवायरनमेंट में इनके लिए बेनिफिशियल हो गया। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट अब इनके फेवर में हो गया। पहले वही कहानी उनके पाले में थी डायनासोर के, लार्ज बॉडी साइज, ठीक है, क्योंकि वो कोल्ड ब्लडेड एनिमल था डायनासोर, कोल्ड ब्लडेड एनिमल था, तो लार्ज बॉडी साइज होने की वजह से उसको क्या होता था कि गर्मी सोखने में ज़्यादा नहीं होती, गर्मी में सोखा डीपली डेसिकेट जब उसको करना है, तो वो उनके बॉडी साइज का लिए। साइनेप्सिड्स का बॉडी साइज डायनासोर से बचने के लिए, और डायनासोर के धीरे धीरे जनरेशन आफ्टर जनरेशन होते गया। पहले एग लेइंग मैमल्स, उसके बाद पाउच में आया मार्सुपियल्स, उसके बाद प्लासेंटल्स डेवलप हुए। तो इसका प्रेशर, सिलेक्शन प्रेशर आया, कौन पैदा किया? डायनासोर। तो अब बताइए मास एक्सटिंक्शन का कितना रोल है हमारे एग्जिस्टेंस में?
ये सारे मास एक्सटिंक्शन रेजिस्टेंस की वजह से इवोल्यूशन हुआ है जो आज के डेट में देख रहे हैं। अगर मास एक्सटिंक्शन नहीं होता, फिफ्थ वाला डायनासोर का साइनेप्सिड्स को प्लासेंटल बन पाते, नहीं बन पाते। प्लासेंटल तो बन गए थे, लेकिन फिर फर्दर इसमें ग्रोथ नहीं होता, ये डेवलप नहीं हो सकता, एक्सटिंक्ट हो जाते हैं। ठीक है, इसके अंडे खा जा रहे हैं। अब हो गया, क्या आ गया आपका साइनेप्सी और अर्ली साइनेप्सी, वो सब एक्सटिंक्ट हो गए, ये सब एक्सटिंक्ट, कोई नहीं एंसेस्टर होगा। फिर प्रोटोथीरिया, थीरिया से अलोथीरिया, मेटाथीरिया एंड यूथीरिया। ये प्लासेंटा है, ये मार्सुपियल्स है, दिस बिकम एक्सटिंक्ट। प्रोटोथीरिया अभी भी है, एलोथीरिया एक्सटिंक्ट हुआ, प्रोटोथीरिया अभी भी है, डक बिल प्लेटिपस, एग्लेन मैमल्स। ठीक, अब कहानी आगे बढ़ती है। डायनासोर गए, ये सब छटपटा के बाहर निकला, क्योंकि अब इनको कोई खाने वाला नहीं था, अब इनका राज होगा धरती पर। इनको कोई अब ये डोमिनेंट बनने जाएंगे। इनके जो थे, जो इनको दबा कर रखे हुए थे, वो गए। तो अब डायनासोर जब मरे तो कितना बड़ा बड़ा बॉडी था उनका, तब धरती पर आ गया बॉडी उनका कैराटस। तो क्या हुआ, सालों तक चलते रहा वो बॉडी, सड़ते रहा, बोन्स बचे रहे, और ये साइनेप्सिडा के लिए वो भोजन के स्रोत बन गए। जो पहले अब इसको खा रहा था, शिकारी खुद शिकार हो गया। समझ रहे हैं? अब जो है शिकारी जब शिकार हो गया तो अब उसके ऊपर हमारे एंसेस्टर्स सर्वाइव करने लगे, और बहुत सारे इंसेक्ट ईटर्स, इसीलिए डक बिल प्लेटिपस, ये सब वहाँ पर डायनासोर के बॉडी के ऊपर इवोल्यूशन हुआ है कुछ साल तक। अब डायनासोर एग्जैक्टली तुरंत तो सारे नहीं मर गए, कुछ आज मरा, कुछ 1 साल बाद मरा, कुछ किसी का टाइम टूट गया, बाद मरा, धीरे धीरे सालों तक मरते रहे, वन आफ्टर अनदर, धीरे धीरे पूरा खत्म हो गया। तो ये फ़ायदा हो गया साइनेप्सिड्स को, हमारे एंसेस्टर्स को, और ये डेवलप हो गए पर्टिकुलरली। और यूथेरियंस तो पहले आ गए थे, डायनासोर के जिंदा रहते ही प्लासेंटल प्रेशर था, और 4 एक्स्ट्रा एम्ब्रायोनिक मेम्ब्रेन्स थे, वो कन्वर्ट हो गए। समझ में आया? और जिस समय मरीन लाइफ से लैंड लाइफ में एनिमल माइग्रेट किया, यानी टेरेस्ट्रियल फॉर्म में आया, उस समय भी एग में चेंजेस आए। जब तक पानी के अंदर था, एग जो था डिफरेंट था, पानी से बाहर आया टेरेस्ट्रियल में, एग जो है डिफरेंट हो गया, क्योंकि अब टेरेस्ट्रियल लाइफ के लायक अंडा होना चाहिए, क्योंकि फर्टिलाइजेशन विल हैपन इंटरनल, क्योंकि टेरेस्ट्रियल लाइफ फर्टिलाइजेशन हमेशा इंटरनल, मरीन लाइफ में फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल। तो एक्सटर्नल वहाँ पानी की बहुतायत है। अब यहाँ पर सूखा एनवायरमेंट है, 4 एक्स्ट्रा कोरियोन, एमनियोन, ओके, योगसाय, ये सब बना, तब आया अंडा में जो विकास हुआ, तब टेरेस्ट्रियल लाइफ आया, एम्फीबिया उसके पहले। अब यहाँ पर जो वो चारों एक्स्ट्रा एम्ब्रायोनिक मेम्ब्रेन जो है यहाँ तक चल गया। फिर एक्स्ट्रा एम्ब्रायोनिक मेम्ब्रेन डेवलप इनटू स्पेशल मेम्ब्रेन्स, एमनियोन रह गया, एमनियोन, ओके, प्लासेंटा बन गया, योग सैक भी रहा, इस तरह से वो डेवलप होते हैं प्लासेंटा में तब्दील। यूथ एरिया को फिर डिवाइड करेंगे, ये हो गया यूथ एरिया को, फिर यू कैन डिवाइड इनटू कितना, बहुत सारे ऑर्डर्स हैं, प्राइमेट्स है, ये है, तो आप छोड़ दो, ओके, नहीं तो तुम लोग का ओवरफ्लो हो गया है।